37 है ना। जब 37 हमारा ये, तो ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। जो थ्योरी पढ़ी हमने अब तक, एक तो पढ़ी क्लासिकल थ्योरी और एक पढ़ी हमने किन्स थ्योरी। नंबर फर्स्ट क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी। दूसरे नंबर पर पढ़ी हमने किन्स थ्योरी, किन्स थ्योरी, सॉरी नहीं थ्योरी। दो थ्योरी पढ़ी मैंने, एक हमने पढ़ी क्लासिकल थ्योरी, दूसरे नंबर पढ़ी हमने किन्स थ्योरी। अब मुझे एक ये बात बता दो जरा, जब क्लासिकल थ्योरी यहाँ मौजूद हो वहाँ डिमांड साइड पे फोकस करा जा, यानी सप्लाई साइड पे फोकस, सप्लाई साइड पे फोकस करा जा। एक हो आपूर्ति, इनका कहना क्लासिकल जो थ्योरी है ना, इसका कहना आपूर्ति बढ़ाओ, जो मांग है ना उसका सर्जन स्वयं हो जाएगा। इधर देख ले, नहीं तो मांग स्वयं भर जाएगी। आपूर्ति समझ में आने नहीं आती है। आपूर्ति किसका सर्जन करती है? मांग का सर्जन करती है। ऐसा कहना था क्लासिकल थ्योरी का। किन्स आए, इन्होंने विपरीत परिस्थिति में अपनी थ्योरी दी। वे परिस्थितियाँ कुछ विशेष परिस्थितियाँ थी। 1929 की आर्थिक जो महामंदी थी ना, उस यूरोप को उससे बाहर निकालने के लिए इस थ्योरी का जन्म हुआ, इसलिए विशेष परिस्थितियों में लागू होगी। इनका मानना, जब किसी देश के अंदर में डिमांड कम हो रहा हो, डिमांड कम हो रहा हो, तो डिमांड पर फोकस करने के एकदम तुरंत सब कुछ उल्टा कर दिया। वो मैंने पीछे समझाया बहुत अच्छे तरीके से, दोबारा डिस्कस करने का मेरा मूड नहीं है। समझ में आती है। उसके बाद जो मांग है ना, यहाँ मांग साइड पे फोकस करा था। उसके बाद क्या होगा, आपूर्ति स्वयं सर्जित हो जाएगी। जो कह रहा वही चीज़ बनाओ जिसका डिमांड है। वर्तमान समय में आजकल भारत का गली चौराहे पर तुम ऐसे देखते होंगे, जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड हो ना इस एरिया में, उसकी एक दुकान खुल जाती है, फिर उसके कंपटीशन में दूसरी खुल जाती है, दूसरे के बराबर फिर तीसरी खुल जाती है। आज मुझे इस पर अच्छे तरीके से बात करनी है और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जहाँ जहाँ मैं घूमा हूँ देश के अंदर, और जो मैंने देखा दूँगा। तो बस बैठ कर तुम मेरी कथा और कहानियाँ लिख रही बैठ कर। आधे मुझे लगा तो मेरी कथा ही लिखता हूँ कापी में बैठ कर। अच्छा भाई जी यहाँ घूमे तो चलो ब्रैकेट में लिख दो। तो सोच कर बनाया करो सिलेबस में क्या क्या डालना, क्या क्या नहीं डालना। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम याद रख सकते हो तो ठीक, अगर नहीं याद रख सकते हो तो ब्रैकेट में करके साइड में करके लिख दिया करो। उससे क्या हो, उदाहरण तो जल्दी याद आ जाए। ऐसा भी फिर हो। आपूर्ति मांग का सर्जन स्वयं करती है। ये जो मांग है ना, मांग वो आपूर्ति का सर्जन स्वयं करती है, ऐसा मानना था किन्स का। ठीक, चलो। लेकिन भारत का ड्राइवर कौन? भारत का ड्राइवर किस थ्योरी की? क्लासिकल थ्योरी। ये भी तुम जानते हो। यानी ये जो क्लासिकल थ्योरी है ना, ये क्लासिकल थ्योरी, इसकी रिलेवेंसी, इसकी प्रासंगिकता वर्तमान समय में भारत के अंदर आज भी विद्यमान। समझ बात, वर्तमान समय में नहीं थे, इसकी प्रासंगिकता इतनी ही बनी हुई क्लासिकल थ्योरी की। यानी भारत जैसे विकासशील देशों के लिए क्लासिकल थ्योरी सूटेबल होगी, क्योंकि वहाँ जनसंख्या भरमार मात्रा में, वहाँ डिमांड की कोई कमी नहीं है। समझ आई बात। कभी कभी हो सकता जैसे भारत के ग्रामीण क्षेत्र था, आजकल डिमांड कम आ रहा नहीं आ रहा, तो आप किन्स थ्योरी को फॉलो करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि किन्स थ्योरी को भी फॉलो नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। बात समझ में आया? आज हम ये समझेंगे। एक तो हमारा वो आपूर्ति कर, एक हो हमारा, इतनी बात बताओ, हमारा अगर किसी देश को तुम आगे बढ़ाना चाहते हो, सबसे अहम रोल किसका हो? सबसे अहम रोल किसका हो? सबसे अहम रोल हो सरकार का। किसका? पहला जो रोल हो, किसी देश को तुम आगे बढ़ाना चाहते हो, देश हो कोई भी देश है तुम्हारे पास, ठीक, उसे तुम आगे बढ़ाना चाहते हो, उसे विकसित बनाना चाहते हो। किसी देश को विकसित बनाने के लिए, विकासशील देश को विकसित बनाने के लिए, या उसका विकास करने के लिए, तो वहाँ सबसे पहला जो रोल हो ना, अहम रोल, जो महत्वपूर्ण जो भूमिका हो, वो सबसे पहले नंबर पर होगी सरकार की। अगर सरकार ही खराब होगी तो फिर तुम क्या कर लोगे, बताओ। समझ में आई बात? यानी सरकार के बिना तो कुछ भी नहीं है आपका। यानी जो हम उत्पादक होगा, जो उत्पादनकर्ता होगा, जो प्रोड्यूसर होगा, समझ में आई बात, वो सेकंड नंबर पर आएगा। और थर्ड नंबर पर आएगा आप जैसे लोग जो उन सब चीज़ों को बनाई हुई, उत्पादक के द्वारा बनाई गई चीज़ों को खरीदते हो। समझ आई बात? तो आप थर्ड नंबर पर आते हो। पहले नंबर पर सरकार का रोल होगा। सरकार का क्या काम होगा? जो उत्पादक का होगा उसका क्या काम होगा, और आप कंज्यूमर हो, आपका क्या काम होगा। आज मुझे इस पर डिस्कस कर रहा हूँ। समझ आई? और ये तो भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था को भी किताबों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं अधिकांश अर्थव्यवस्था को आसपास से ही सीखता हूँ। आसपास तो पता कहाँ था, चौराहे पर तो सीख लिया, आज समझो किसी दुकान में बैठ कर चाय पी रहे वहाँ तो सीख लिया, टीवी देख रहे थे बैठ कर, कुल्हड़ की चाय पी रहे थे बैठ कर, वहाँ तो सीख लिया, एयरपोर्ट पर गए वहाँ तो सीख लिया। तो ऐसे ही सीखा जाए। इकोनॉमी हमें से खून में होनी चाहिए। समझ में आया बात है? फिर इकोनॉमी सीख लोगे तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी नहीं होती कभी। समझ आए? पैसे को मैनेज करना सीख जाओ। और भारत के लोग यही विफल है सबसे ज़्यादा। तो इस इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ है नहीं वैसा।
समझ में आई बात है, जितना इसका हुआ बनाया जाए बस सर। एक दो तीन बार तुम जैसे रिवाइज कर लोगे, रिवीजन कर लोगे, मतलब समझ जाओगे चीज़ों का, और आसपास देखना स्टार्ट कर दोगे। अपने घर को देख लो, आसपास देख लो, समझ जाओ इकोनॉमी तैयार है तुम्हारी, और जोड़ना शुरू कर दो। समझ आई बात है। बताओ कौन सी थ्योरी फॉलो हो रही भारत के अंदर आज? अच्छा क्लासिकल थ्योरी फॉलो होनी चाहिए, किन्स थ्योरी आजकल सब फॉलो कर रहे हैं। गली चौराहे पर बैठे दुकान खोलने वाले लोग किन्स थ्योरी को फॉलो करते हैं, इसलिए तो मार खाते हैं। समझ में आया बात है, ठीक। इसलिए उनके बिजनेस ज़्यादा दिन तक नहीं चलते, जो किन्स की थ्योरी को फॉलो करते हैं, और उनका अस्तित्व जल्दी समाप्त हो जाता है। और जिसने भी क्लासिकल थ्योरी को फॉलो करा है ना, वो दुनिया में ब्रांड बन चुका है। जब उस चीज़ का उत्पादन उस टाइम करा जिस टाइम उसकी डिमांड नहीं आती। और कि क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है? जो कह रही केवल तुम उत्पादन करो, एक दिन डिमांड पक्का होगी। समझ आई बात। जिसने जब किन्स थ्योरी को फॉलो करा ना भारत के अंदर, वो ना उसका बिजनेस पूरी तरह समाप्त हो चुका, पूरी तरह। एक समय के लिए तो फला फूला। मैं तुम्हें बात बताऊंगा, अभी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण, बचपन से लेकर मेरे जीवन में कुछ नहीं है, खाली मेरे जीवन की गागार खाली पड़ी जय शंकर प्रसाद की तरह ऐसे। एक ही चीज़ है उदाहरण, ठीक है, जो सीखा है वही तुम बता दो। देश ये क्या है? अगर तुम विकसित देश बनाना चाहते हो तो विकसित देश को बनाने के लिए तो या हिंदी साहित्य ज़्यादा हावी हो रहा है। अच्छा, विकसित देश है ना, जितने भी विकसित देश है, विकसित देश को तुम और उसका विकास करना चाहते हो, विकास की चरम अवस्था वहाँ लाना चाहते हो, तो बेहतर होगा वहाँ क्लासिकल थ्योरी फॉलो करनी होगी। यानी आज भारत की बात करने वाले, हम भारत के रहने वाले, यहाँ की रीत पुरानी, इस मिट्टी के लिए तुम दे दोगे इसकी अपनी कुर्बानी। समझ में आए बात है? ये तो नहीं रिवाज है यहाँ का। तो तुम भारत के लोग तो भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करो ना। जब भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करोगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते वक्त एक ही बात याद रखनी होगी। अगर भारत को तुम विकसित बनाना चाहते हो, विकासशील देशों की श्रेणी से निकालकर विकसित देशों की श्रेणी में डालना चाहते हो, भारत का विकास करना चाहते हो, भारत के अंदर आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना चाहते हो, भारत को ना उच्च स्तर बनाना चाहते हो, महागुरु बनाना चाहते हो भारत को, तो इतना आसान बात नहीं है। समझ में बात या? तो इसके लिए तुम क्लासिकल थ्योरी को फॉलो करना। और मैंने तुम्हें कहा जिसने भी किस थ्योरी को फॉलो करा ना, क्या तो उसका बिजनेस बंद होगा, क्या तो उसका बिजनेस बंद होगा, या कुछ समय के बाद चल नहीं पाया। उदाहरण दूंगा कुछ देर बाद। पहले ये बताओ, वर्तमान समय में देश का ड्राइवर कौन है? देश का ड्राइवर सरकार नहीं है, क्लासिकल थ्योरी। वर्तमान समय में देश का जो ड्राइवर है वो क्लासिकल थ्योरी। आया समझ में? तो क्लासिकल थ्योरी हमारा क्या है? ड्राइवर, देश का ड्राइवर, यही देश को संचालित करने वाला। लेकिन ये बताओ, अगर तुम देश को आगे बढ़ाना चाहते हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हो? उसका जो पहला रोल हो, सबसे पहला, अगर किसी देश को तुम आगे बढ़ाना चाहते हो, किसी एक क्षेत्र का विकास करना चाहते हो, सबसे अहम रोल जो होगा वो पहले नंबर पर सरकार का होगा। ठीक, तीन लोगों की बात करेंगे। नंबर फर्स्ट, सबसे अहम रोल होगा सरकार का। सरकार, और जब सरकार की बात करते हैं ना, सरकार भारत में क्या है? सरकारी सरकार, गवर्नमेंट। अगर किसी देश का विकास हुआ ना, किसी देश का विकास हुआ, इसका मतलब वहाँ की सरकार अच्छी रही होगी, विकासवादी सरकार रही होगी, विकास के बारे में बात कर रही होगी, इसलिए वो क्षेत्र आगे निकल गए। गुजरात इतना आगे क्यों निकल गया? सरकार ना वहाँ विकास पे बात करती, बकवास पे बात नहीं करती। संकीर्ण राजनीति नहीं आती वहाँ, छुटपुट राजनेता, आसपास के जो संकीर्ण राजनीति करने वाले लोग थे वे नहीं रहा करते थे वहाँ से। इसलिए जो विकास सरकार के कारण वो देश आगे निकल गया। और सरकार का काम क्या हो? सरकार का काम हो पहले उस क्षेत्र के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि बिना सरकार के तो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते तुम। बिना सरकार के इन्वेस्टमेंट कर लोगे? सरकार सबसे पहला अहम रोल हो। सरकार बजट बनाती है, बजट के अंदर पेश करती है, इस साल हम इतना इन्वेस्टमेंट करने वाले इस क्षेत्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर इतना, महाराष्ट्र के अंदर इतना, बिहार के अंदर इतना, यूपी के अंदर इतना, मध्य प्रदेश के अंदर इतना, झारखंड के अंदर इतना, जहाँ जहाँ जितना इन्वेस्टमेंट करने वाले। यानी किसी भी क्षेत्र को विकसित करने के लिए, उसका विकास करने के लिए सबसे अहम रोल सरकार का हो। समझ में बात है? अगर इसका और अच्छी तरीके से समझना, बिहार इतना पीछे रहेगा क्यों? किस कारण? वहाँ की सरकार, अब उसकी सरकार के कारण। कोलकाता इतना पीछे रहेगा क्यों? क्योंकि वहाँ की सरकार के कारण। कोलकाता के अंदर तुम जाओगे ना, जब मैं दिल्ली मेट्रो में घूम रहा था ना, तो दिल्ली मेट्रो का किराया लगभग 150 रुपये। जितनी दूरी में मुझे तय करनी, मान लो मुझे 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी, 20-25 किलोमीटर की, तो लगभग किराया 150 रुपये। और कोलकाता के अंदर चले जाओगे, वही किराया पता कितना? केवल मात्र 15 रुपये। सोच सकते हो तुम? तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं, लेकिन ये बहुत बुरी बात है। क्योंकि अगर वहाँ एक भी दाम बढ़ाया ना, एक भी दाम बढ़ाया, तो ये समझो जिसने भी दाम बढ़ाया ना, क्या तो अगले दिन जिसने दाम बढ़ाया, क्या तो अगले दिन वो अमर उजाला में मिलेगा, न्यूज़ में मिलेगा, क्या फिर वो दिखाई नहीं देगा किसी को? समझ आई बात? वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, इतना खतरनाक शासन है वहाँ का। समझ आई? 1 रुपया दाम तक नहीं बढ़ा सकता कोई, आज तक दाम नहीं बढ़ा, इसलिए वो उसका विकास ही नहीं हो पाया। मुझे यहाँ तक की जानकारी है कि वहाँ के जो राजनेता थे ना, छोटे छोटे आसपास के राजनीति करने वाले लोग, टाटा की कंपनी नैनो, जिसने नैनो गाड़ी बनाई ना, 1 लाख रुपये में गाड़ी निकाली थी, 4 पहियों की गाड़ी निकाली थी, एक नैनो कार। समझ आई बात? मेरा भी लेने का प्लान था, मैंने फिर ली नहीं उसका इंजन, उसका ऐसे लगा जैसे टेम्पो में बैठे हुए हो तुम।
समझ की बात है, इस टाइप का उसका इंजन है। नैनो कार की बात बता रहा हूँ तुम्हें, वो सबसे पहले बिजनेस करने पश्चिम बंगाल में गई थी। जब पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा ना वहाँ इतना ध्यान नहीं दिया गया, आकर्षित नहीं करा गया, वहाँ की पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं बनाई गई थी। जब इतनी पॉलिसी नहीं अच्छी बनाई गई थी, वहाँ अट्रैक्टिव नहीं हुए। वहाँ के जो छूटफूट आसपास के राजनीति करने वाले लोग, वहाँ के जो राजनेता, उन्होंने जनता को मिलकर आंदोलन कर दिया, क्योंकि महत्व नहीं पता ना कि इकोनॉमिक्स का क्या महत्व। किसी देश का विकास करना चाहते हो, वहाँ इंडस्ट्री लग रहा, तुम्हारे लोगों को रोजगार मिलेगा, बाहर के लोग आगे तुम्हारे एरिया को डेवलप करके चले जाएंगे, बहुत बड़ी चीज़ हो। हमारे यहाँ इतना इतना विकास क्यों हुआ? शेड्यूल के कारण, हमारे बराबर में शेड्यूल लगा हुआ हरिद्वार, इसके कारण जबरदस्त मात्रा में विकास हुआ हरिद्वार का। समझ आई बात है? ठीक, क्योंकि यहाँ के लोगों की फिर सोच बदली, बाहर के लोगों का आवागमन हुआ ना। समझ में आई बात? यहाँ की महिलाएं हैं, यहाँ के लोग पुरुष हैं कि कंपनी में काम करना चाहते हैं, यहाँ तो सोच थोड़ी तार्किक हो जाती है। नहीं तो घरों में रहने वाली जो महिलाएं हैं ना, उनकी सोच भी संकीर्ण होती है, दिखाई पड़ती है। तो किसी देश का अगर तुम विकास करना चाहते हो, सबसे अहम रोल हो सरकार का। अब पता पश्चिम बंगाल इतना पीछे क्यों रहेगा? क्योंकि वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, कम्युनिस्टों का शासन उनके मस्तिष्क पर आज भी दिखाई दे। एक भी रुपये दाम बढ़ाया ना, बताया तो क्या अगले दिन दुकानदार नहीं मिलने लगा, नहीं तो फिर अमर उजाला के अखबार में मिलेगा। समझ में आई बात है? इतना तो बुरा हाल है वहाँ से। समझ में आया बात है? इतना बुरा हाल। तो एक कलकत्ता के अंदर जब बैठ के, मैं एयरपोर्ट के बाहर बैठ के एक चौराहे से चाय पी रहा था ना, तो चाय पीते वक्त मुझे बताया, मैंने कहा चाय का दाम कितना? मात्र 3 रुपये। सोच सकते हो तुम, 3 रुपये चाय का दाम। ये पीजिए, करीबन 2019 की बात होगी, 2019 की बात बता रहा हूँ तुम्हें। करीबन एक चाय का दाम 3 रुपये। अब सोच सकते हो तुम, पराठा खाना ना तुम, आलू का पराठा, तो दिल्ली में चले जाओ 700-800 रुपये आराम से खींच लेगा तुमसे। और वहाँ चले जाओगे तो मात्र 7 रुपये का पराठा, इतना बड़ा पराठा कि एक इंसान एक ही पराठा खाएगा। दाम नहीं बढ़ने दिया। अब तुम तो लग रहा हो कि बहुत अच्छा, इससे बेस्ट क्या हो सकता है इंसान में। अभी थोड़ी देर बाद तुम्हारा स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा। तुम लग रहा हो ग्राहक के लिए इससे बढ़िया क्या? समझ में आया बात? है ठीक, तुम्हें लग रहा होगा कि ग्राहक के लिए इससे बढ़िया क्या? ठीक, इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं? तो सबसे अहम रोल किसका हो? क्योंकि सरकार ही वो संस्था, सरकार ही वो पहला व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट करेगा। इन्वेस्टमेंट नहीं करना होगा तो इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देगा। किस पर ध्यान देगा? सबसे पहला काम इसका ही होगा, सरकार ही इन्वेस्टमेंट करेगी, उसके बाद ही सबको बुलाएगी। ऐसे समझ लो, क्या करने वाली? इन्वेस्टमेंट। ठीक, और इन्वेस्टमेंट करेगी तो फिर अवसंरचना बल देगी। इन्वेस्टमेंट का मतलब हो, किस पर ध्यान देगी? अवसंरचना। और अवसंरचना के बारे में तुमको बताने की जरूरत नहीं है कि अवसंरचना के बिना कुछ भी नहीं है। अगर किसी क्षेत्र का अवसंरचना अच्छा नहीं होगा ना, तो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं ना, उनकी उत्पादन करने की क्षमता में बदलाव होगा, कमी आ जाएगी। और किसी देश के किसी क्षेत्र के उत्पादक जो होंगे, जो उत्पादन करते हैं उन्हें बोलते हैं उत्पादक। उत्पादन करने वाले जो होंगे, जिन्हें हम उत्पादक बोलते हैं, उनकी उत्पादन करने की क्षमता कमजोर हो जाएगी। तो समझ जाओ अवसंरचना उनके रास्ते में बाधा नहीं बन जाएगी। समझ आई बात है? अवसंरचना मेरा कितना नुकसान करा 2014 में, 2013-14 में, कि मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाया। मुझे अगर भगवानपुर पढ़ाना होता था, तो मुझे रुड़की पढ़ाना होता था, तो मुझे कितना टाइम लगता था यहाँ जाने में? 2 घंटे तो रास्ता खराब हुआ करता था। अवसंरचना अच्छी नहीं आती, उसने मेरी उत्पादन करने की क्षमता को कमजोर बना दिया। आज मैं 13 मिनट में रुड़की पहुँच जाता हूँ। अगर मैं ना आज पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं इस शहर से उस शहर में, इस शहर से उस शहर में 2 घंटे में 3 शहरों में पढ़ा सकता हूँ। क्यों? ये सब किसके कारण हुआ? अवसंरचना के कारण हुआ। समझ आई बात? तो ये अवसंरचना अगर किसी क्षेत्र का अच्छा ना हो ना, तो ये समझ जाओ वहाँ के जो उत्पादन करने वाले लोग होंगे, जिन्हें हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं, उनकी जो उत्पादन करने की क्षमता होगी वो प्रभावित होगी, और प्रभावित होगी नकारात्मक तरीके से। समझ में आया बात? है इसलिए अवसंरचना पर ध्यान देना होगा, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट करना होगा। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले जो भूमिका होगी, आया समझ में, वो किसकी होगी? सरकार की। ठीक, इससे अगर किसी क्षेत्र की सरकार अच्छी नहीं होगी ना, तो समझ जाओ वो देश कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि सरकार का सबसे पहला रोल होगा। इतनी बात बता दो मुझे, समझ में आई नहीं? तो बिना सरकार के आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी, किसी भी क्षेत्र का। चाहे आप किसी जिले का विकास करना चाहते हो, तहसील का विकास करना चाहते हो, चाहे गांव का विकास करना चाहते हो आप, चाहे आप किसी देश का विकास करना चाहते हो, या किसी राज्य का, या किसी केंद्र शासित प्रदेश का, किसी भी क्षेत्र का अगर विकास करना चाहते हो, तो सबसे पहला जो अहम भूमिका होगी वो होगी सरकार की। क्यों? क्योंकि सरकार ही वो व्यक्ति, सरकार को व्यक्ति मान के चलो, सरकार ही वो व्यक्ति सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट करती होगी। वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करती होगी? अवसंरचना पर। सरकारी तो सड़क बनाती होगी, आया समझ में? हम और आप जैसे लोग इन रोड को बनाने का काम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जबरदस्त मात्रा में पैसे की जरूरत होती है, पूंजी की। और पूंजी की किसके पास उपलब्धता हो? सरकार के पास, क्योंकि यहाँ कई हजार करोड़ की पूंजी लगती है, जो एक भारत के आम व्यक्ति के पास नहीं है मौजूद। समझ आई बात? तो यहाँ आपकी और हमारी कोई भूमिका नहीं है। समझ में आया बात? है सबसे पहले भूमिका किसकी होगी? सरकार की। तो किसी देश को अगर किसी क्षेत्र को अगर आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आगे बढ़ाने के लिए सबसे अहम भूमिका किसकी हो?
और सरकार क्या करती होगी, इन्वेस्टमेंट कहाँ करती होगी, क्यों करती होगी, ताकि उस क्षेत्र के उत्पादन करने वाले लोगों की क्षमता का विकास किया जा सके। ऐसा उत्पादन करने की क्षमता को बढ़ाया जा सके, एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, उनके अंदर का स्किल डेवलप करा जा सके। समझ में आई बात? वो कब होगा, जब अवसंरचना में विकास होगा। समझ में आया बात? ये बताया तो दिल्ली से अगर तुम दिल्ली में टमाटर लेके जाना ना, तो यूपी से दिल्ली टमाटर लेके जाना, तो पहले अवसंरचना इतनी खराब थी, टमाटर वहां तक गए नहीं, सॉस बनाने वाली कंपनी में जा रहे थे, रास्ते में सॉस बन चुका टमाटर का। आए समझ में? ठीक, खोल के देखे तो रास्ते में सॉस बना पड़ा, इतने बुरा हाल था। समझ में आया बात? किसके कारण हुआ सब? अवसंरचना के कारण। इतना ही नहीं, समझ में आया बात? 14 फरवरी को विशेष डे हो, विशेष दिन हो, आया समझ में? तो विशेष दिन हो तो अमुक नाम की जो नायिका हो, नायिका पैसे जन किसे कहते हैं, 14 फरवरी को इंतजार करती है, अपने नायक का इंतजार करती है। अच्छा, जब नायक का इंतजार करती है, उसने नायिका नहीं बनते, नायक बोलते हैं हीरो को, नायिका बोलते हैं हीरोइन को। 14 फरवरी का विशेष ओकेशन होता, समारोह होता, तो नायिका इंतजार करती है कि हमारे पति देव आएंगे और हमको प्रपोज करके जाएंगे। समझ में आया बात है? उसके बाद क्या होगा, तो उस टाइम पर अवसंरचना कितनी खतरनाक रही होगी, अंदाजा लगाओ। तो कितनों के दिल टूटते होंगे। समझना की बात? बहुत सारे दिल टूटते होंगे, आया समझ? बहुतों के घर बर्बाद हुए होंगे। ठीक, किसके कारण? हाँ, तो रियलिटी तो बात है ही है, इसमें मजाक की क्या बात है। तो अवसंरचना के कारण बहुतों की लव स्टोरी अधूरी रह गई होंगी। ऐसा लेट पहुंचा होगा, वो किसी और के साथ निकल ली होगी। टेंशन, नायक तो आया नहीं, नायक नंबर 2 आया पहले, तो इसके साथ ही निकल लो। बात समझ में आया? किसके कारण? ये सब काम अवसंरचना के कारण है, इसलिए कह रहा है सुधार लो। समझ? अब जरूरत ही नहीं है, अवसंरचना सुधरी तो सुधरी इतनी, जानने की जरूरत ही नहीं है, फोन है नहीं। तो बताओ, अवसंरचना के कारण जो लड़कियां हो उनकी उत्पादन करने की क्षमता का निर्माण हुआ नहीं हो? है समझ में? उनके जो बॉयफ्रेंड है उनकी उत्पादन करने की क्षमता का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या जरूरत है, अब नायक नंबर 50 तक बात पहुंच जाए तो उस फर्क नहीं पड़ता, आगे चलो। ये सब किसके कारण हुआ? अवसंरचना पर ध्यान देना। और इसमें सबसे पहले ज्यादा भूमिका किसकी? तो बिगाड़ने वाला कौन? सरकार। बधाई। दूसरे नंबर पर जाओ। दूसरे नंबर पर जाओ, उसका नाम हो प्रोड्यूसर। इसे बोलते हैं उत्पादक। ठीक, सेकंड नंबर पर आपकी भूमिका होगी उत्पादक, मतलब उत्पादन करने वाले। समझ आई बात? उत्पादक मतलब आपका सेकंड नंबर पर रोल होगा। समझ में आया बात? है दूसरे नंबर पर आप कुछ सामान बना रहे हो अपनी कंपनी के अंदर, आप क्या चाहोगे कि जो जनता महंगा खरीदे कि सस्ता खरीदे? कंपनी बर्बाद करवाना चाहिए। मतलब हर जगह मतलब नैतिकता सोचना है। तो नहीं, ऐसा मतलब मैं अपना सामान बनाऊंगा, मान लो ये मैं एक प्रकार से मैं मार्कर बना रहा हूँ, ये मार्कर मैं चाहता हूँ 10 रुपये का बिका कि 15 का बिका, मैं बना रहा हूँ। तुम क्या चाहोगे? 10 का भी। ऐसा समझो। और तुम्हारे लिए सबसे बेहतर क्या होगा? फ्री में मिल जाए तो उससे बढ़िया क्या बात? ऐसा एक ग्राहक की यही तो इच्छा हो तो ये बताओ, एक तो हो सरकार की क्या भूमिका देश को विकास को आगे बढ़ाने में, अवसंरचना बदलती इन्वेस्टमेंट करने में सबसे प्राथमिक हाथ उसका ही हो, सरकार का। दूसरे नंबर प्रोड्यूसर हो, उत्पादक जिसे बोलते हैं, इसका सेकंड नंबर पर रोल हो। ये उत्पादन करेगा, उत्पादन कब कर पाएगा? जब अवसंरचना अच्छा होगा। आया समझ में? अभी ये जो वास्को डी गामा था, बिहार क्यों नहीं आया? क्योंकि अवसंरचना ही अच्छा नहीं आया था। वो भी प्रोड्यूसर बनना चाह रहा था, वो आसपास छोटे छोटे इलाकों में क्यों, राजा तटीय इलाके थे, अवसंरचना अच्छी थी, जहाज आराम से निकाल कर लेके जा सकता था अपना। आया समझ में? वर्तमान समय में क्या हुआ? वर्तमान समय में यूपी की सरकार, पिछले 5-7 साल तक योगी की सरकार, थोड़ा विकास तो हुआ और विकास पर जैसे नोएडा का अलग क्षेत्र होगा, वहां इतना विकास क्यों होता चला जा रहा? जब विकासवादी वाली सरकार है, उन्होंने विकास पर बल दिया, जब विकास पर बल दिया, इसका मतलब यूपी की स्थिति अब और सुधरी। जो अच्छे इंडेक्स आए ना उसमें, यूपी की हालत बहुत खराब थी, बिहार के बाद यूपी का नंबर आता था हर सूचकांक के अंदर। अब यूपी की हालत पिछले 5-7 सालों के दौरान और सुधरी। समझ में बात? वहां विकास तो हुआ, जबरदस्त मात्रा में विकास हुआ, इंफ्रा पर ध्यान दिया गया। जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, फिर देख लो यूपी की सरकार जब इंडेक्स में, फिर सूचकांक में, फिर उनका स्थान भी तो ऊपर आता चला गया, क्योंकि सरकार ने वहां अवसंरचना सुधारी। कुछ नहीं दिखने का तुम्हें यूपी के अंदर, रोड तो दिखाई दे जाएंगे।
लेकिन गांव के अंदर कुछ नहीं हुआ अभी। ऐसे समझ, गांव का हालत तो बहुत, गांव के अंदर बहुत बुरी हालत है, लेकिन बाहर बाहर तो विकास हुआ। जो विकास हुआ, जो किसान है ना जीटी रोड पर जाएगा और अपना सामान लेकर दूर दूर तक पहुंचा सकता, किसान को फायदा हुआ। इतना बात होता समझ में आई नहीं। ठीक, तो जो उत्पादन करने की क्षमता का निर्माण नहीं हुआ, तो ये तो कि उत्पादन करने की क्षमता का निर्माण हुआ किसकी, उत्पादक की। लेकिन ये सेकंड नंबर पर इसका रोल पहले सरकार का, क्योंकि जो उत्पादक है वो रोड बनाएगा, वो रोड बनाएगा अपने यहाँ खेत में फसल उगाएगा। सबसे पहले अहम भूमिका किसकी होगी, सरकार। सरकार ने देखो रोड बना कर दिया, तुम अपने सामान, अपना गेहूं ना जो तुम उगाया हो, तुमने अपने खेत में चावल उगाया, इसे यहाँ से निकाल लो, और निकालने के बाद देखो मैंने तुम्हारे लिए रोड बनाया, अब जहाँ जिस शहर में पहुँचाना पहुँचा दो, जाओ। तो आराम से लेके जाओगे, क्योंकि रास्ते में खड्डे मौजूद नहीं है। मुझे तो वो जमाना याद है, आए समझ में, जब हम अपने खेत था ना, जब कुछ भी दो चार बोरियां अनाज की लाया करते थे, तो जब तक मैं घर तक आती थी ना, तो ये समझ लो आधा रास्ते में खराब हो जाया करता था। क्या तो बोरी फट जाया करती थी वो, ऐसे समझ में, या फिर बोरी नीचे गिर जाया करती थी। इतने खड्डे थे, रास्ते नहीं आते, रास्तों के भीतर खड्डे थे, खड्डों के भीतर रास्ते थे, रास्ते नहीं आते, खड्डों के भीतर रास्ते थे। रास्ते में खड्डे नहीं आते, खड्डों के भीतर रास्ते थे। ठीक, और घर आकर ना मुझे इतना जानकारी, मुझे घर आकर ना पेट का इलाज किया करते थे कि ये कौन कौन सी दवाई लेनी चाहिए, तो वहां तो बैठे बैठे क्या हुआ। तो उत्पादन करने की, जो उत्पादक होगा इसका सेकंड रोल होगा, सेकंड नंबर पर आने वाला है। तीसरे नंबर पर आने वाला, उसका नाम पता क्या, उसका नाम है ग्राहक, जिसे हम कस्टमर बोलते हैं। ग्राहक की देवता है। ठीक, गवर्नेंस में पढ़ा था, ग्राहक की कौन हो, देवता। अच्छा, ग्राहक को कस्टमर जिसे बोलते हैं, यानी आप और हम जैसे लोग। ठीक, आप और हम जैसे लोग, अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, अगर आप उत्पादक हो, तो आप यही चाहोगे कि आपका सामान कभी भी सस्ता नहीं बिकना चाहिए, और महंगा बिकना चाहिए, और महंगा बिकना चाहिए। अगर आप ग्राहक होंगे ना, यही चाहेंगे आपको ना कम से कम दाम में मिलना चाहिए, और फ्री में मिल जाए तो क्या बात है। ऐसे समझ में, अगर आप ग्राहक होंगे ना, ठीक है, तो ग्राहक होंगे, कस्टमर होंगे, तो तीसरे नंबर पर आपकी भूमिका आती है। समझ में आया बात है, तीसरे नंबर पर आपकी भूमिका आती है। अब जरा मुझे एक बात बता दो, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कोई दिक्कत। तो सबसे अंत में किसका रोल है, ग्राहक का। और प्रोड्यूसर का कौन से नंबर पर, और सरकार का, बिना सरकार के कुछ हो जाएगा। सरकार रोड नहीं बना देने की, कहाँ से जाओगे अगर रोड ही नहीं होगी रास्ते में। चलो रोड हटा दी सरकार ने, कहा नहीं बनाती रोड, भागो यहाँ तो खेती करेंगे यहाँ, तो अब कहाँ जाओगे, रोड पर जाओगे। गई भी नहीं खेत में आज तक, गई भी नहीं खेत में आज तक। कैसी हो डोल बताइए जरा। कहीं और ना कह दिया, तो ने कह दिया इस तरह, ग्राहक पता लग गया ना, तुझे पता तो डोल क्या हो, क्या हो। इनकी तरफ देख का बताओ क्या, क्यों धक्के दे रही जिंदगी। तू पता क्या, पता देख, ये मानसती मतलब भाई कृषि की बात करे तुम, कई खेत में मेहड़ा बता दो, चलो किसे कहते हैं मेहड़ा। क्यों दर्दी धक्के दे रही, बचपन दे, इसी को पूर्ण जान के रही होगी नहीं सब चीजों की। कुछ मिट्टी तो कुछ नहीं, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो। उत्पादक पता, सब पता, डोल देने वाला हो, अच्छा। उस क्षेत्र को मेढ़ा बोल रहा, जहाँ पानी रोक लिया जा। चलो यहाँ देख, उत्पादक होगा, ये ग्राहक होगा, ग्राहक का नंबर तीसरे नंबर पर आने वाला। ग्राहक का नंबर, तुम बस एक ही काम पढ़ते हो, तुम सीधे ग्राहक हो, और ग्राहक तक नीचे खाने वाले ग्राहक हो। ऐसे होने, ठीक, एलिट क्लास, मत सोच, यहाँ देख, ध्यान लगेगा। उत्पादक ग्राहक होंगे, इतना बताओ, समझ में आया नहीं आया। एक होगा डिमांड, एक होगा सप्लाई। तुम्हारा क्या मानना, डिमांड बढ़ना चाहिए या सप्लाई बढ़ना चाहिए, ये दोनों बराबर रहना चाहिए। पहला कंडीशन,
नहीं, पहले ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। अब हम जो बात करने वाले, एक तो हमारा डिमांड हो, डिमांड मतलब मांग, खून भरी मांग नहीं, मांग। उसके बाद आपूर्ति, तुमने कहा बराबर होना चाहिए। नंबर फर्स्ट, पहला केस है हमारा, इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। मांग आपूर्ति के बराबर होना चाहिए। मांग आपूर्ति के बराबर होगी, इससे क्या बेनिफिट होगा? अगर मांग आपूर्ति की छोड़ के ऊपर चला गया, डिमांड आपूर्ति छोड़ के ऊपर चला गया, इससे क्या बेनिफिट होगा? अब पूरी दुनिया की सरकार क्या चाहती है, ये हमें समझना। मांग, तुम्हें क्या मानना कि मांग आपूर्ति के बराबर होना चाहिए, इतनी ही मांग होनी चाहिए वस्तुओं की जितनी सप्लाई हो। इतनी वस्तु बनाओ, ये मारकर इतनी ही बनाओ 20 कंपनी के अंदर, जितनी मार्केट में जाकर बिक जाए, तो तुम यही चाहोगे? मांग आपूर्ति के बराबर होनी चाहिए, इससे बेस्ट क्या होगा? बात सही है गलत है? कोई दिक्कत? ठीक। डिमांड सप्लाई का क्या होना चाहिए? बराबर, पहला रूल। जरा मुझे एक बात बता दो, अगर तुम किसी देश के अंदर अगर आपूर्ति करना चाहते हो, आपूर्ति बढ़ाना चाहते हो, आपूर्ति बढ़ाना चाहते हो, हम इस क्लासिकल थ्योरी को फॉलो करके चलते हैं, आपूर्ति बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या जरूरी होगा? ये समझ लो, यूपीएससी का अधिकांश सवाल यही थे हर साल। अगर तुम आपूर्ति बढ़ाना चाहते हो, आपूर्ति बढ़ाने का मतलब क्या? प्रोडक्शन करना मतलब क्या? उत्पादन करना। अब तुमने नाम सुना होगा PLI स्कीम वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ मूलभूत चीजें हों जो प्रत्येक बच्चे को पता होनी चाहिए कि अगर तुम किसी क्षेत्र के अंदर चले गए विकास करने के लिए, उत्पादन करने के लिए क्या चीज जरूरी होगी तुम, अगर तुम उत्पादन करना चाहते हो। अभी उत्तर तो तुम्हारे मुख से निकलवा लूंगा मैं। हाँ, अलग अलग, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, ये भी चाहिए होंगे। उत्पादन करने के लिए किसी क्षेत्र के अंदर तुम अगर उत्पादन करना चाहते हो, अगर तुम आपूर्ति को बढ़ाना चाहते हो, तो कितनी चीजों की आवश्यकता होगी? और तुम ना एक उत्पादक बनकर सोच लो, तुम एक उत्पादक हो, सेकंड नंबर के उत्पादक हो, तुम ग्राहक नहीं हो, तुम ग्राहक। तो एक उत्पादक के लिए क्या चीज जरूरी होगी? उत्पादक क्या चाहता होगा? अगर उत्पादक को उत्पादन करना होगा, उत्पादक का काम उत्पादन करना। अब उसको उत्पादन करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, किन किन चीजों को वो प्रोत्साहित करना चाहेगा, ऐसी क्या चीजें जो उसकी डिमांड होगी उत्पादक की? नंबर फर्स्ट, वो जिस क्षेत्र के अंदर जाने वाला, भूमि की लगती, भूमि बाद में ले ले, पहले इंफ्रा पे ध्यान दे। पहला काम किसका हो? सरकार का हो। कोई बात नहीं, वो सब पॉइंट सही है तुम्हारे कोई गलती नहीं है, आया समझ में? तुम्हारा मानना, मेरा मानना, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। पहले नंबर पर सबसे बेस्ट क्या है? सबसे बेस्ट अवसंरचना होनी चाहिए। उत्पादक को सबसे पहले क्या चाहिए? उत्पादक को अवसंरचना, यानी इंफ्रा चाहिए। जो इंफ्रा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कितनी बातें बताई मैंने। अगर बताओ, अगर किसी क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब वहां के उत्पादन करने, जो उत्पादक होंगे, उनकी जो उत्पादन करने की क्षमता होगी वो प्रभावित होगी कि नहीं होगी? आया समझ? नकारात्मक तरीके से, सकारात्मक तरीके से? नकारात्मक तरीके से प्रभावित होगी अगर अवसंरचना अच्छी नहीं होगी। वर्तमान समय के अंदर कुछ राज्यों के नाम बताए मैंने, तुम नाम है बिहार, नाम है पश्चिम बंगाल, नाम है उड़ीसा। पीछे क्यों रह गए? झारखंड क्यों रह गए पीछे? क्योंकि अवसंरचना अच्छी नहीं है। आया समझ? अब सवाल, अवसंरचना क्यों की है? क्योंकि उन क्षेत्र के अंदर संकीर्ण राजनीति का शिकार है। क्षेत्र जहाँ संकीर्ण राजनीति होगी ना, आया समझ? ये सब पॉइंट तुम ब्रैकेट में लिख सकते हो, डोंट वरी। वो तुम्हारी जो नॉलेज है ना, शॉर्टकट वो प्रदर्शन करना, तुम सब नॉलेज सबके पास है, पढ़ सब रहे हैं, लेकिन जितना प्रदर्शित कर देना उस नंबर उसका, समझ नहीं बात है? तो अवसंरचना अगर अच्छा होगा तो उत्पादक जो होगा वो खुश हो जाएगा कि नाराज हो जाएगा? उसके लिए तो अनुकूल माहौल यही होगा। उसके अनुकूल क्या होगा कि वहां का अवसंरचना अच्छा हो, उसके बिना तो जाने का नहीं है। समझ में आई बात है? और अवसंरचना के अंदर, अवसंरचना का मतलब ये नहीं है कि रोड ही अच्छा हो, ट्रांसपोर्ट भी अच्छा हो। समझ बात है? बंदरगाह के जहाज तक, पानी के जहाज की सुविधा हो, हवाई यात्रा हो, तो क्या बात है, ये भी ट्रांसपोर्ट के अंदर आने वाला, उसके अवसंरचना के अंतर्गत आने वाला। अवसंरचना एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। समझ नहीं बात है? हर प्रकार की उसे सुविधा मिलती हो, बिजली हो, पानी हो, सिंचाई की सुविधा हो, तो सब चीज की बात करें हम अवसंरचना के अंदर। अब बताओ, अगर अवसंरचना अच्छी होगी तो जो उत्पादक होगा, प्रोड्यूसर जिसे बोल रहे, इन्वेस्टर जिसे बोल लगे, वो आकर्षित होगा कि नहीं होगा? उसकी उत्पादन करने की क्षमता का निर्माण होगा नहीं होगा? उत्पादन करता होगा नहीं करता होगा? सब तो उत्पादन करने के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या होगी? उत्पादक जो होगा उसके लिए सबसे बेस्ट, प्रोड्यूसर के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या होगी? दूसरे नंबर पर जरा एक बात बताओ, मुझे यहाँ तक जानकारी है कि जब मैं अपने बुआ के यहाँ जाया करता था ना, यहीं थी 10-15 किलोमीटर की दूरी पर गांव पड़ता, तो जब गांव पड़ता ना तो रात को जाया करते थे। एक बार मैं रात को जा रहा था, सोचे बीच में 2-3 किलोमीटर का रास्ता पड़ता, मेरे हाथ में साइकिल थी, तो मुझे जाना पड़ गया अचानक। तो डरने का मुझे पहले जिस शौक नहीं है, डरता मैं अपने घर वालों से नहीं, और आसपास तो मैं फिर किसी से डरता ही नहीं, ये तो मुझे खुद दिल खोल को जीतता हूँ मैं। तो मैं जा रहा था सहनसा की तरह, सहनसा जानते हो? ठीक, खौफनाक सहनसा। मेरे पास इतना मोबाइल फ़ोन था छोटा सा, गाने इसमें बजे हुए थे। अब मुझे क्या पता है यहाँ चोर मिलते हैं,
ऐसे कर कर जब मैं जा रहा था रास्ते में, उन्होंने मुझे रोक लिया। दो जने थे, मैं ठीक ठाक तरीके की मेरी बॉडी थी, ठीक, खाने पीने में पहले थी कटौती नहीं करी हमने, समझ में आई बात, सुन लो। आए उन्होंने मुझे पकड़ लिया, पकड़ने के बाद पता कैसा हमारा मुंह टॉप देसी। अब मुझे क्या पता ये कौन है, मुझे नहीं पता था यहाँ चोर चारे मिल, बस सोचा थोड़ा इधर को घुमा लो, थोड़ा फिर आ जाएंगे रात को, मुझे क्या पता यहाँ 7-8 बजे जाएंगे, इस तरह करके पकड़ लिया उन्होंने। पकड़ने के बाद उसके बाद चक्कू निकाल रहा है कि ना, क्या निकाल रहा, चक्कू निकाल रहा, उसके बाद पकड़ा, ऐसे डुक भाप देसी मारा। मैंने पीछे कर लिया, चलो मैंने कहा क्यों लड़ रहे, मैंने कहा क्या हुआ भाई क्या हुआ, मैंने तो कुछ कराई ही नहीं, ठीक, इतना मैं करता। उसके बाद ढाल था वो, जहाँ पे हम वो ढाल था, नदी आती थी रास्ते में। उसके बाद शुक्र इतना, मैंने दोनों को ऐसे घेर दिया और ऐसे नीचे चल रहा, धीरे धीरे मेरी साइकिल तेज होगी, मैं पीछे दौड़ते, मैंने और तेज चलाता रहा। मैं अपने गाँव पहुँचा, मैंने पूछा कि बताओ यहाँ चोर चार रहते हैं क्या, क्यों कह रही तुझे आने को किसने कहा इस टाइम, यहाँ से खाने का क्या काम है, यहाँ से खाने का क्या काम है। लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं आता, निवेशक हूँ। मैंने कहा जी मैं तो जमीन देखने जा रहा था, आया समझ में, जमीन देखने जा रहा था। अच्छा जमीन देखने जा रहा था कि तुझे उत्पादन करना था, यहाँ से यहाँ पर कंपनी लगानी थी, यहाँ ने लगा ली कंपनी की भूल कभी, कहा क्यों, इससे नहीं लगानी, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। आया समझ में, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब यहाँ अपराध होते हैं, यहाँ चोरी होती है यहाँ से, तो मैं इसका मतलब वहाँ तुम्हें अपने को मैं जो उत्पादन है ना, तो कंपनी चोरी हो जाएगी, समझ पाया बात है, बात सही है गलत है। तो ऐसे एरिया में तो मैंने कंपनी लगाने था, तो उत्पादक वहाँ तो आकर्षित होने का नहीं। उस दिन तो वो दिन और आज तक 3-4 साल बाद 4-5 साल बीत गए, तब तो मैंने उधर जाकर भी नहीं क्या, अब तो कुछ है भी नहीं वहाँ, आया समझ में, ठीक। अब बताओ मैं जाऊँगा तो उस माहौल तो में निगेटिव होगा नहीं, यही कहानी मैं सबको बताता हूँ, इस माहौल तो में निगेटिव होगा, और उत्पादक का भी यही हाल होगा। पता लगा कि जो वास्को डी गामा था गया बिहार गया नहीं, रास्ते में पैसे लेके जा रहा था, खाना खाता था, जो पैसे आए थे मैं भी छीन लिए, आया समझ में। और फिर बाद में पता क्या कर पैसे छीन छान कर जो खाना खाता था, पार्ले जी बिस्किट को खाता जा रहा था वास्को डी गामा, आया समझ में। और तंगे में जा रहा था, तंगे मैंने छीन लिए, आया अब पता क्या पूछा, अभी कह रहे चल मुझे ठंड लग रही, जर्सी उतारिया जर्सी उतारने के बाद उसके सारे कपड़े उतार कर ली भेज रहे तो बस कोडी का सोचो क्या हाल चाल होगा उत्पादक वहां आकर्षित होगा निकर्षित होगा, स्वाभाविक सी बात है। इसका मतलब उत्पादक तो वहां जाना रहा। तो इसके दूसरे नंबर पर मेन चीज पता क्या है, कानून व्यवस्था सही होनी चाहिए। कौन सी व्यवस्था, कानून व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगी, पुलिस नहीं होगी, टाइम पर पुलिस नहीं आती होगी, समझ आई बात। या वहाँ अगर पुलिस पहरा नहीं देती होगी तो हम क्यों जाएंगे वहाँ, अगर हम हमारे सामान को सुरक्षा नहीं मिल रही, ऐसी कंपनी लगा कर भी क्या फायदा, समझ में आया बात है। उत्पादक की प्राथमिकता हो, अगर उत्पादक जो उत्पादन करना चाहता होगा ना, उसके लिए पहली प्राथमिकता यही होगी, नंबर फर्स्ट वो यही देखने वाला। तुम कहीं भी जाओगे कंपनी लगाने, पहले क्या देखोगे, अपने आप को सोच रहे हो ना, तुम क्यों दूसरों से पूछ रहे, पहले देखोगे वहाँ का रोड कैसा, रोड भी है कि नहीं है। अब रोड के पास की जमीन क्यों महंगी बिकती है, ये तो महंगी बिकती है, आया समझ में। हो सकता है इन फ्यूचर हम कुछ वहाँ लगाना स्टार्ट कर दिया तो उस कंपनी को लगाने के बाद हम सामान निकालने में आसानी होगी। इससे तो रोड के पास वाली जमीन महंगी बिकती है, क्यों बिकती है। अब कानून व्यवस्था अगर सही होगी तो फिर हमें प्रॉब्लम होने की, समझ में आया बात है। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है। दूसरे नंबर पर उत्पादक हमेशा एक ही चीज़ चाहेंगे, उत्पादक का काम उत्पादन करना। जब उत्पादन करने के बाद कंपनी से बाहर निकलेगा, हमारा घर बनाया, मैंने बनाया 10 रुपये का, भारत सरकार के अधिकारी बाहर खड़े हुए, पता क्या कह रहे कितने का बनाया, मैंने कहा जी 10 रुपये का, मेरा 5 रुपये टैक्स दे, 15 का कर दे तुरंत से। अब मैं से 10 रुपये तो मार्केट में बेचने रहा, मैं तो 12 का, मैंने तो प्लान था 12 का कि मैं 10 का बना कर लाऊंगा, मेरी लागत इसकी 10 रुपये की, 12 का बेचूंगा। कस्टम अधिकारी बाहर खड़ा होता, टैक्स लगा दिया, 5 रुपये का टैक्स लगाया, मार्कर होगा पता कितने का, 15 रुपये का। अब 15 की तो उसकी लागत ही पड़ेगी मुझे, मैं 15 में तो बेचने रहा, 17 में बेचूंगा, 2 का अपना टैक्स लगाऊंगा, 2 का अपना प्रॉफिट भी तो निकाल लूँगा। आया समझ में। निकालने के बाद उसके बाद तो मैं क्या चाहूँगा, मैं चाहूँगा जो कस्टम अधिकारी बाहर खड़ा होता है ना, वो 5 रुपये टैक्स ना लगाओ, कम से कम टैक्स लगाओ, या 2 रुपये लगाएगा। आया समझ में, ठीक। उसके क्या होगा, मैं आकर्षित होऊंगा। अगर टैक्स की दरें बहुत ज़्यादा होगी तो मैं कंपनी लगाने का, पता लग रहा कि 10 रुपये का मैंने मार्कर बनाया, 10 रुपये का सरकार ने टैक्स लगा दिया, मैं आऊँगा नहीं आऊँगा मैं। इसका मतलब टैक्स में छूट। तीसरे नंबर पर मुझे चाहिए टैक्स में छूट, कर में छूट चाहिए मुझे, टैक्स में छूट चाहिए मुझे, कोई दिक्कत है। भारत सरकार ने कोरोना के टाइम पर जो कॉर्पोरेट सेक्टर है भारत के, उसमें 30% से घटा के 22% कर दी थी टैक्स में छूट। जो कंपनी में काम करने वाले ये उत्पादन करता है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो सेक्टर है, उस पर जो टैक्स की छूट थी वह 30 से 22% कर दी। अब इस बात का मतलब समझना क्यों कर, पता लगे इस बात का मतलब क्यों आया।
आकर्षित करने के लिए, ताकि तुम निवेश बढ़ाओ उसके अंदर। समझना ये बात है, ताकि तुम निवेश बढ़ाओ। टैक्स में छूट 22-30% से 22% कर दी कोरोना के टाइम की बात बता रहा हूँ तुम्हें। इतनी बात बताओ, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? ठीक। उत्पादक हूँ भाई मैं, मजाक की बात थोड़ा ही है, तुम्हारे देश का विकास करने वाला हूँ मैं। चौथे नंबर पर आ जाओ। सरकार पता क्या कहती है? सरकार कहती है तुम ना यार, तुम सुनो एक काम करो। मैंने कहा जी हाँ बोलो। मैं इस टाइम यूरोप का हूँ, तुम ना भारत के अंदर आओ। मैंने कहा जी आ जाऊँगा। मैंने कहा क्या क्या दोगे? अरे अब तो रोड बनना तैयार है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा। मैंने कहा जी मुझे एक बार वहाँ चोरों ने पकड़ लिया था ना। टेंशन लेने का, लॉ एंड ऑर्डर पूरा फुल मेंटेन कर रखा हमने, कानून व्यवस्था एकदम सही है। मैंने कहा टैक्स भी तुम बहुत ज़्यादा लगाओ। नहीं अब तो 22% कर दिया, आ जाओ तुम। ठीक। मैंने कहा बड़े चिंता हो यार तुम। मैंने कहा जी अगर मेरे बीवी बच्चे भी तो साथ मांगे, उनका भी थोड़ा ख्याल रख लो। ठीक, अगर उनका भी ध्यान रखेंगे। मैंने कुछ बीमा मामा है? बोला हाँ भारत सरकार बहुत छोड़ दे रही है, आ जाओ आप। उसके बाद मैंने कहा कि जी आप मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे कभी घाटा होगा, अगर मुझे कंपनी में रोजगार करते हो, ऐसा थोड़ा है ना कि बेनिफिट ही होगा, घाटा होगा तो फिर क्या करोगे? मेरे सब्सिडी का प्रावधान है। मैंने कहा बड़ी गजब की बात है, सब्सिडी भी देंगे? ओहो, सब्सिडी क्या चाहिए ना? सब्सिडी देखिए तो सब्सिडी जो सही होगा। ठीक। इन्हें सहायकी चाहिए, सहायकी। इनसे क्या दिक्कत है? अब जब सब्सिडी चाहिए, अब तो उत्पादक को जो उत्पादन करता होगा ना, प्रोड्यूसर होगा, कितना अच्छा माहौल दे जा रहा है उसे। इसी तो बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। समझना ये बात है। इसकी तो रिपोर्ट भी आती है, 2 साल हो गया ही नहीं, नीति आयोग की रिपोर्ट आती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। समझ में आया बात है? ये सब चीजें चाहिए। यही तो इकोनॉमिक्स से पढ़ना, और पढ़ना क्या है? इस पर साल सवाल है ना। ये उत्पादक है ना, ये आ ही नहीं रहा भारत में। चाहे बाहर का इन्वेस्टर हो, चाहे भारत का इन्वेस्टर हो, आकर्षित करने के लिए यही तो काम करने वाले। अब संरचना सही बना कर देंगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर देंगे, सरकार टैक्स में छूट देगी, सरकार सब्सिडी देगी। सबसे पहला काम तो सरकार का ही होगा। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? पता लगा कि किसी उत्पादक के पास पैसे ही नहीं है लेकिन उत्पादन करने की इच्छा, जैसे मैं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन उत्पादन करना चाहता हूँ। मैंने अगले दिन नेक्स्ट साल प्लान बनाया, 2025 में मैंने प्लान बनाया कि मैं यूनिवर्सिटी खोलने वाला, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, और सरकार ने मुझे 10 करोड़ का लोन इशू करवाया। अब सरकार कहने लगी क्यों, तुम तो पैसे नहीं लेने गए, एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हो तुम, चलो वहाँ टैक्स की छूट, जो तुम्हारे पास ब्याज है ना वो 0%। आप 10 करोड़ की कंपनी खोल कर ना 5 करोड़ रुपए का प्लांट ले लो और 5 करोड़ रुपए का बिल्डिंग बना लो आप। मुझे कहा सरकार ने। मैंने कहा ठीक है मैं बना सकता हूँ। इसका मतलब सरकार ने मेरे लिए पूंजी की व्यवस्था करी, सस्ती पूंजी की, सस्ती की और पर्याप्त पूंजी की। 10 करोड़ का लोन दिया मुझे सरकार ने 0% पर। और सरकार कहती है जब आपको बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाएगा ना तब आप हमें पैसे देना। मैंने कहा इससे बेस्ट क्या चीज़ है यार। मैंने कहा सरकार ने मुझे पूछा आपके पास प्लान है? मैंने कहा प्लान भी है, दिमाग भी है। सरकारी गाड़ी फिर आप हमारे पास आओ, आपके दिमाग की हमें जरूरत है, लो और 10 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए की कॉलेज खोल लो। कॉलेज खोलने के बाद उसके अंदर से जो पैसा बेनिफिट होगा तब देना, ब्याज देने की EMI देने की कोई जरूरत नहीं है। तो सरकार ने मेरे लिए पता क्या कर दिया, सस्ती एवं पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था कर दी। 11वीं क्लास की NCERT में बात, चैप्टर में सस्ती एवं पर्याप्त पूंजी की। अब बैंकिंग में भी अच्छी तरह पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, यानी काम सब सरकार करती होगी, सस्ती एवं पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था। एवं कोई दिक्कत है यहाँ तो? सस्ती एवं पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था। छठे नंबर पर जाओ। इतना बताओ समझ में आए? निवेशकों को आकर्षित करने के लिए क्या क्या नज़ारे दिखाए जा रहे हैं, मतलब समझ में आया बात? ये और सही भी तो है। अभी तुम उदाहरण दे दिया, ऐसे उदाहरण दे देगा तुम्हें जल्दी समझ पता बात। ये भाई दिमाग में तो उतरते नहीं उदाहरण। ये समझ आई कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए क्या क्या सरकार कर रही है, क्या किया जाना चाहिए। समझ में आया बात है? और निवेश को बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए तो लिखोगे तुम, लिखना को पूरा 100% प्राप्त होगा, डोंट वरी। समझ में आया बात है? इतना बताओ समझ में आया नहीं है? तो सरकार को सस्ती एवं पर्याप्त पूंजी व्यवस्था करनी होगी। उसके बाद होता और क्या करना होगा? नंबर फर्स्ट, नाम सुना तुम ना, भूमि अधिग्रहण का। समझ आए? भूमि अधिग्रहण। अब उत्पादन कहीं होगा भी तो, आकाश में होगा क्या उत्पादन? धरती पे ही होगा। उसके लिए जमीन की जरूरत, लैंड चाहिए हमें, उसको एक्वाइजेशन करना होगा, उसका अधिग्रहण करना होगा। लैंड का, भूमि का अधिग्रहण करना होगा। नहीं, भूमि का अधिग्रहण करना इतना आसान तो है नहीं। समझ में आया बात? है अगर तुम किसी क्षेत्र में जाकर कंपनी खोल ली ना और पता लगा कि वहाँ के गाँव वालों को कि इस तरह प्रदूषण फैलने वाला गाँव में, तो आने के बाद उस कंपनी को बनने में 3-4 साल लगा देंगे, कोर्ट में केस चलते रहेंगे। ऐसे में बहुत सारे केस को जानता हूँ। एक बार मामला कोर्ट में गया,
तो वहाँ तो कोई जीतता ही नहीं। गया, गया का मतलब गया, आया समझ में, ऐसे लगे जैसे बोध गया बिहार में, समझ में आ बात है, गया मतलब गया, वहाँ से कोई जीतता ही नहीं आए तो, ठीक। अगर कोई जीत के भी आया ना इसका मतलब हार गया, ठीक। टाइम इतना हो जा, ऐसे जीतने कौन सा जीतना बोल रहे तुम, ठीक। अब ये कोई इंसान है, मुझे दर्द हो रहा है अभी और दवाई दे रहे 10 साल बाद, वाओ गजब। तो दवाई का महत्व क्या रहता है? इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आई नहीं आई, ठीक। तो जो भूमि अधिग्रहण होंगे, भूमि अधिग्रहण करना आसान होना चाहिए, ठीक। भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए, पहले भी बहुत सारी व्यवस्था थी, रेतवाड़ी व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी व्यवस्था, उसमें भूमि ग्रहण करना इतनी आसान नहीं था। भूमि को अधिग्रहण करने के लिए आज भी सरकार के बहुत सारे कानून हैं, ये आज बाधा बन जाते हैं सरकार के कानून भूमि को अधिग्रहण करने में। इसलिए सरकार को इन नियम कानूनों को आसान बनाना चाहिए, तभी तो कंपनी लगाने में पता लग गया कि उस जमीन खरीदेगा, उसकी रजिस्ट्री करवाएगा, करवाने के बाद 20 खिड़कियों पर चक्कर काटने पड़ेंगे उसे, ऐसा वो कहेगा यार भी छोड़ दो, भारत में जाते कहीं और चल रहे, बहुत डरामेबाजी है। समझ पाया बात है? तो सरकार को सब ईज करना होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्यों कह रहे हैं हम, कारोबारी सुगमता क्यों कह रहे हैं हम, कारोबार में सुगमता क्यों कह रहे हैं हम, आसान बनाना होगा, जब तो निवेश आकर्षित होगा, निवेशक आकर्षित होगा। निवेशक मतलब उत्पादक, निवेशकर्ता उत्पादक, जैसे बोलो प्रोड्यूसर, जैसे बोल रहे इतनी जल्दी जाने का वो बड़ा बदतमीज आज समझ में। और आजकल के जो उत्पादक है ना, उनके अंदर बुद्धि की और पैसे की कोई कमी नहीं है। अब समझ आई बात है, बुद्धि की पैसे की कोई कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी का इतना विकास हो चुका, उसे भारतीय भूगोल पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैप सब दिखा देगा उसमें डालकर कि कहाँ कहाँ कौन से एरिया में कितनी जमीन है। समझ में आ बात है? आजकल का जो निवेशक है, क्योंकि उसके पास विकल्प ही विकल्प, इसलिए तुम और रियायत देनी होगी। तुमने कभी सोचा है गुड़गांव का नाम सुना है? गुड़गांव में मेरे बहुत सारे फ्रेंड वहाँ काम कर रहे हैं। कौन सा राज्य में पड़ा गुड़गांव? कौन सा राज्य में पड़ा गुड़गांव? मतलब यार क्यों पढ़ रहे हो तुम, छोड़ो, तुम्हें नहीं पता गुड़गांव कहाँ पड़े यार, क्या करोगे तुम बताओ? दिल्ली के पास, दिल्ली के पास गजब एकदम बाकी दिल्ली के आसपास है, कुछ भी मतलब क्यों धक्के दे रही जिंदगी। दिल्ली के आसपास ये पड़ता हरियाणा के अंदर। कहाँ से? हरियाणा के अंदर। पता था कुछ भी, बोली क्यों नहीं? पड़ोसी को देख कर नहीं बोल रही थी ना। गुड़गांव के अंदर पड़ा, सारी कंपनियां पता क्यों आई वहाँ, सारी कंपनियां वहाँ पता क्यों आई? वे सब दिल्ली के अंदर आना चाहते थे, लेकिन दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, अब दिल्ली इतना इतना बड़ा क्षेत्र, ये सारी कंपनियां वहाँ आना चाहती थी, कारोबारी सुगमता थी, फिर उनके आस उसमें जगह नहीं है दिल्ली में। दिल्ली में तो घर घर में एक घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर, घर के ऊपर फिर दुकान, इतना बुरा हाल आया समझ में, इतना बुरा हाल हो रखा। तो उन्होंने सोचा दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में चलते हैं, तो दिल्ली के आसपास जो सटा हुआ क्षेत्र था उसका नाम मिला उन्हें हरियाणा, जो जगह बड़े बड़े प्लाट खाली पड़े थे, हरियाणा और नोएडा। समझा ये बात है, हरियाणा और नोएडा मिला। जो दिल्ली के आसपास का जो नीचे वाला क्षेत्र है ना, जहाँ कंपनियां लगी, जिसे हम बोलते हैं दिल्ली एनसीआर, औद्योगिक क्षेत्र, जहाँ सारी कंपनियां वहीं लगती है। एनसीआर का मतलब है नॉर्थ सेंट्रल रीजन, नॉर्थ सेंट्रल रीजन, एनसीआर, दिल्ली एनसीआर उसे ही बोलते हैं। सारे जो भारत दूर दूर तक काम करने आ रहे हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनियां वहीं लगी हुई दिल्ली के उस क्षेत्र में, दिल्ली एनसीआर उसे ही बोलते हैं। आए समझ में, मेरा वहाँ आवागमन होता रहता, आए 1-1.5 महीने में मैं आता जाता रहता हूँ वहाँ, अभी जाने वाला 2-3 दिन बाद। समझ में आया बात? छुट्टी पड़ने वाली नहीं, रात को जाऊँ मैं, दिन हो जाऊँ। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो दिल्ली एनसीआर होगा, तो वहाँ वहीं क्यों आए मैं, पता क्यों आए मैं? क्योंकि जो हरियाणा यूपी में आ सकते थे मैं, हालांकि यूपी नज़दीक पड़ता हूँ ना, दिल्ली यूपी तक टच है बिल्कुल, गाजियाबाद वाला लगा। यूपी में पता क्यों नहीं गए मैं? उस टाइम पे जो यूपी सरकार थी ना, वर्ष 1991 की बात बता रहा हूँ मैं, 91 की बात, 1991 की बात, ये जो कंपनियां थी यूपी के अंदर आ सकती थी। यूपी के अंदर जो उस टाइम पे सरकार थी, उनकी सरकार की जो पॉलिसी थी ना, सरकार की राज्य सरकारी पॉलिसी ने भूमि अधिग्रहण करने की इतनी आसान नहीं आती। हरियाणा सरकार की आसान थी, इसलिए हरियाणा में जाना बेहतर समझा उन्होंने, इसलिए गुड़गांव में जाकर सारी फैक्ट्री लगाई। आज हरियाणा का जो अधिकांश विकास हो रहा है ना, वहीं हरियाणा के लोग वहीं प्रवास करके जाते, वहीं गुड़गांव में नौकरी करते हैं और वहीं अपने स्टेट में रहते हैं। अब देखा कि भूमि अधिग्रहण के जो नियम है वे कितने आसान बनाने की कितनी जरूरी हो। समझ आई बात है? जब तो निवेशक आकर्षित होगा। बात समझ में आई है? कोई प्रॉब्लम? ठीक, आगे चलते हैं।
कितने पॉइंट हो गए? 6 7 पॉइंट। लेबर मार्केट का नाम सुना है? श्रम श्रम लेबर मार्केट, लेबर, हाँ लेबर मार्केट जिसे बोलते हैं। उसके अंदर ना जो श्रम बाजार है उसके अंदर हम कानून है ना हमारे इतने खतरनाक है ना, तुमने सुनी है ना, बड़े हैरात में पड़ जाओगे तुम। लेबर कानून बहुत सख्त बनाए हुए, वो बनाए हुए अंग्रेजों के टाइम के। जैसा तुमने नाम सुना होगा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मिनिमम वेजेस एक्ट, और ये टोल में आता है मिनिमम वेजेस एक्ट मजदूरों के लिए। तो इसमें क्या हो, इसमें सुनना ध्यान लगाएगा, ठीक। जो मार्केट श्रम बाजार हमारा, श्रम बाजार, ये भी सर, ये जो कानून है ना सरकार के द्वारा बनाए गए कानून, मजदूर के लिए बनाए गए कानून, यही अब सरकार के रास्ते में अड़चन पैदा कर रहे हैं, निवेश को आकर्षित करने में रोक रहे हैं। निवेश आकर्षित ही नहीं हो रहा। इनके जो कानून है ना बड़े खतरनाक है। देख जो श्रम बाजार, इसमें रिफॉर्म की जरूरत है, यहाँ सुधार की जरूरत है, सुधार की जरूरत है, यहाँ सुधार करना होगा। अब सुधार कैसे होगा, इसे भी समझ लो, सुधार कैसे होगा। नाम सुना है तो एक कानून का जिक्र करता हूँ, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, क्या नाम है? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1956-51 होगा, खुद देख लेना। इसे बोलते हैं मिनिमम वेजेज एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट इसे बोलते हैं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। सर्च करना था, पढ़ना इसके बारे में। इसके अंदर मुझे तो बहुत अच्छा लगा पढ़ कर, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तो मजदूरों को प्रोटेक्शन देने के लिए, उन्हें संरक्षित करने के लिए ऐसा कहा जाता है मजदूर 3 प्रकार के हों। जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है ना उसमें बताया मजदूर 3 प्रकार के हो। नंबर फर्स्ट, जो ऐसा होगा जो मैनुअल होगा। मैनुअल मतलब ज़्यादा जानकारी नहीं होनी, साधन सारे काम कर सकता होगा। मैनुअल होगा, ज़्यादा जानकारी नहीं होनी कि बस काम कर सकता है, कोई भी काम पर लगा दो लग जाएगा आराम से। ऐसे लिखा हुआ, पढ़ना इसके बारे में आज घर जाएगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जब वहाँ मैंने जिक्र कर दिया ना इसका, तो वहीं का वहीं खोल कर बैठ कर पढ़े करो, जब सर्च करके लिखा करो। यूनिया की वीडियो का लिखा और छोड़ कर आगे बढ़ेगा, पूरा पढ़ा करो उसको, वहीं का वहीं जिक्र, उसका सन भी लिखा करो, फिर उसके अंदर जो बातें लिखी वहीं लिखा करो अपने नोट्स में, रिवीजन करने में आसानी हो। तो जो एक तो मैनुअल मजदूर, मैनुअल होगा। दूसरे नंबर पर होगा जो जिसके अंदर सेमी स्किल होगा, जिसके अंदर थोड़ा स्किल होगा, थोड़ा बहुत इसके अंदर स्किल होगा, काम करने का थोड़ा बहुत अनुभव होगा, फिर बाकी वो ऐसा ही होगा, इस टाइप का मजदूर होगा। समझ में आई बात है? थोड़ा बहुत काम आता होगा सर, उसे बोलते हैं सेमी स्किल मजदूर। एक होगा स्किल्ड, स्किल्ड का मतलब उसके अंदर स्किल है, वो भी मजदूर, काम सीख रखा उसने, वही काम करो जो सीख रखा। अब यहाँ ये हमारे गांव से काम करने जाते हैं लोग कंपनी के अंदर, इन्हें इस काम पर हटाया उस काम पर लगा दिया, इस काम पर हटाया उस काम पर लगा दिया, जो उनसे उस पर, इसका मतलब मैनुअल मजदूर हो। आया समझ? एक बंदा ऐसा जब सी पास कर रखी थी, IITI कर रखी थी उसने, उस पर उसका एक ही काम है बस मशीन की साफ सफाई देखना, इसके अंदर साफ सफाई हो रखी नहीं, तो वही काम देखा हुआ, सेमी स्किल्ड बोल लेंगे। एक ऐसा दोस्त तो पढ़ा लिखा और 12th क्लास पास था, उसने अप्रेंटिस भी कर रखी थी, उस पर एक ही काम आता, उसको मशीनों के अंदर के पार्ट, जो पार्ट देखना, अलग अलग पार्ट का अलग अलग काम सीख रहा था, उसे स्किल्ड बोल लेंगे, स्किल्ड लेबर। समझ गए? तुम किसमें आओगे? इसमें, इसमें, इसमें स्किल मतलब बनने मजदूरी, बनने मजदूरी इतना पढ़ने के बावजूद बनने मजदूरी, तुम इसमें किसी में नहीं आने, और ना हम चाहते ना हो तुम इसमें, क्यों बदतमीज जरूरत है? तुम मैनुअल, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड हुआ हमारा, दिक्कत कुछ यहाँ तक? तो तुम कौन सा बनोगे? कोई सा नहीं। कहते हैं जो मैनुअल हो ना, भारत सरकार ने पता क्या कर रखा, अतीत काल में इनका शोषण होता था, अंग्रेजी सरकार इनका शोषण करती थी, शोषण करती थी, दिन भर काम करवाती थी और मजदूरी देती थी कम। तो फिर ये सरकार है ना, सरकार भारत सरकार है, भारत सरकार, भारत की जो भारत के लोग थे ये भी इसका शोषण करते रहे मजदूरों का। बाद में जाकर सरकार के द्वारा अधिनियम बनाएंगे और जिनमें एक ही बात रहेगी, जो मैनुअल जो श्रम लेबर होगा ना हमारा, उसके लिए तुम उसे एक दिन में तुम 8 घंटे काम करवाओगे, तुम उसे 287 रुपये से कम नहीं दे सकते, चाहे कैसे भी काम करा सुना। जो मैनुअल 287 रुपये से कम नहीं दे सकते तुमसे। अगर वो सेमी स्किल्ड है ना, तो उसमें इसे प्रावधान कर रखा है 347 रुपये कम नहीं दे सकते तुम, 347 रुपये से। हो सकता है बदलाव हुआ होगा, तुम देख लेना, बदलाव होता रहा है इनमें, तुमको पढ़ना इसके बारे में जाएगा। 347 रुपये दे सकते, तो उसको कम नहीं दे सकते, उससे ज़्यादा कितने भी दे सकते हो, 347 से कम नहीं दे सकते। 8 घंटे को उसने काम करा है सेमी स्किल्ड है, और ये हो 387 रुपये, 387 रुपये जो स्किल्ड होगा, चाहे कितना भी बेकार मजदूर हो। आए समझ लो, कैसे भी काम करा उसने, अगर वो स्किल्ड है तो 387 रुपये से आप कम नहीं दे सकते, अगर वो सेमी स्किल्ड है 347 रुपये से कम नहीं दे सकते। इसलिए जो हमारा मैनुअल इसकी 287 रुपये से कम नहीं दे सकते तुम।
ऐसा कर रखा उन्होंने। अब जरा मुझे एक बात बताना जरा, तो मजदूर के लिए इससे बढ़िया, इससे बेस्ट कुछ हो सके, ऐसा क्यों करा उन्होंने? ताकि मजदूरों को प्रोटेक्शन दिया जा सके, संरक्षण दिया जा सके। लेकिन जो कानून बनाए थे ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे कानून है, बहुत सारे कानून मजदूरों के पक्ष में झुकते हुए दिखाई दे। अभी जब एक के पक्ष में झुक जाएगा, तो जब एक तरफ किसी को फायदा हो दूसरी तरफ नुकसान होगा, इकोनॉमिक्स का रूल हो, एक तरफ किसी को फायदा होगा ना तो दूसरी तरफ से नुकसान होगा। अब पता क्या हुआ, लॉकडाउन आया, लॉकडाउन का समय, सुनना ध्यान लगा, आया लॉकडाउन का समय, लॉकडाउन में होगी सारी कंपनियां बंद, जो प्रोड्यूसर थे वे चाहेंगे उत्पादन तो कोई कर ही ले, अब उसका सामान भी नहीं बिक रहा, बाहर जाएगा, सब दुकानें बंद है, लेकिन वो फिर भी प्रोडक्शन करना चाह रहा थोड़ा थोड़ा, और तो मजदूरों की जरूरत है। और मजदूर ये चाह रहा कि उससे भी मिल जा, 347 यूँ चाह रहा 287 छोड़ दो, मिल जा बस, 150 में करवा लो, मजबूर होगा काम करने के लिए, क्योंकि अपने घर का खाना खर्चा चलाना। लॉकडाउन में इतनी बुरी हालत थी, मैंने रिक्शा में पड़े हुए इंसानों को मरते हुए देखा, मर गया बिना खाने के मर गया, क्योंकि 3 दिन तक खाना नहीं खाया। मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं जो मैंने आंखों से देखा उसकी बात बता रहा हूँ। 347 रुपये है ना, अब वो उसे 347 रुपये चाहिए, गई भाड़ तुम 200 दे दो यार, काम करवा लो, मेरे 20 बच्चे भूखे बैठे 3 दिन से, लॉकडाउन लगा हुआ, दे दो काम दे दो मुझे। उसने कहा मैं 300 दे नहीं सकता, कि उसने कहा कि अगर मैंने ऐसा करा मैं 300 रुपये कैसे दे दूंगा तुम्हें, भारत सरकार की न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का उल्लंघन हो जाएगा, किसी ने मेरी शिकायत करी तो वहाँ से वाट लग जाएगी। अभी कह रहा मैं इसलिए काम करवाता ही नहीं तुमसे, काम करवाता ही नहीं, काम वो करवा नहीं सकता तो फंसने गएगा यहाँ से। अगर उसने कम पैसे में काम करने मजबूर है, वो काम नहीं करवाना चाह रहा, क्यों नहीं करवाना चाह रहा, क्योंकि कह रहा मैं भी पैसे कहाँ तो दूंगा तुम्हें, मेरा तो सामान नहीं बिक रहा ना, मैं इतने कम पैसे नहीं दे सकता, मुझे कंपनी बंद करनी पड़ेगी। अब दोनों को प्रॉब्लम होगी, ऐसे समझ, किसके कारण प्रॉब्लम हुई, इस अधिनियम के कारण प्रॉब्लम हुई। अधिनियम ना होता मजा ना आता, इसलिए तो कहता हूँ ये अधिनियम आज भी बाधा बन रहे। फिर भारत सरकार, जो अलग अलग सरकार थी, अलग अलग सरकारों का अलग अलग हिसाब है, सभी जितनी भी सरकार थी उन्होंने सब, उनकी सरकार के जो मुख्यमंत्री आए उन्होंने आगे घोषणा करी जितने भी लेबर कानून है ना सारे, वे ना आपातकाल परिस्थिति में सारे रद्द हो जाएंगे। तब जाके ना राहत और रिलीफ मिला, इन्हें कुछ समय के लिए रद्द कर दिया गया कानून। तो बताओ ये जो लेबर कानून, लेबर हैं, ये उस समय बहुत पहले बनाए गए थे, उस टाइम मजदूरी सही नहीं आती, अब तो बहुत सही है। अब सरकार जितने भी काम करने के लिए कर रही, अब तो मेरे हिसाब से उनकी कोई जरूरत भी नहीं है। एक मजदूर की जो इनकम होगी लगभग 500 रुपये से कम नहीं रहता एक मजदूर होगा, समझ आएगा। और यहाँ तो मुझे विचार है कि जब भी मैं अभी कुछ दिन पहले बात बताऊँ, मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि 5-10 मजदूरों की जरूरत है मुझे, तो मुझे ना 5-10 मजदूर ढूंढने के लिए यहाँ से 500 रुपये मिल रहे सब। अपने गाँव की बात बता रहा हूँ पर्सनली, मैं गाँव को मैं इकोनॉमिक्स को गाँव में ही देखता हूँ, तो मुझे ना 5 मजदूर ढूंढने के लिए 5 दिन लगे। और ये भी बताया गया सारे मजदूर नरेगा में चल रहे, तो सरकार ने इतना काम कर दिया, नरेगा में काम करना पड़ना 2-3 घंटे, और वहाँ से 500 रुपये मिल रहे, तो यहाँ क्यों आ गया मेरे पास वो। तो ये जो कानून बनाए गए थे ना, ये सरकार के लिए आज अड़चन पैदा कर रहे हैं उत्पादकों के लिए। मजदूर आता ही नहीं, मजदूर अपनी ऐट की टाइट में रहता है, अगर करवाना होगा नहीं करवाना। यहाँ तो मुझे जानकारी कि मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि हमें गेहूं कटवाने के लिए मजदूर चाहिए, मेरे गाँव में घुमा, गली गली घुमा, एक मजदूर ना मिला मुझे। आया समझ में, जो यहाँ का मजदूर था ना जी, तो इसका मतलब ये ना जो स्किल बनाए गए थे बनाने के लिए मजदूरों को, ये मजदूर ना रहे, अमीर वर्ग की कैटेगरी में आ चुके हैं। अब ये सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, समझ। मैं मजदूर विरोधी नहीं हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, तुम हकीकत क्या है। सरकार सारे काम इनके लिए कर रही। ये मजदूर जो अधिनियम बनाए गए थे, मजदूरों के लिए अधिनियम बनाए गए थे, आज यही सरकार के लिए रास्ते में अड़चन पैदा कर रहे हैं। और यूपीएससी यहाँ से सवाल पूछ चुका, समझने की बात है। इन मतलब कोई सा भी मुद्दा उभर जाएगा, उससे सवाल पूछ लेगा कि सरकार जब सब्सिडी देती है, ऐसा समझ वो किस तरह उत्पादन को प्रभावित करती है, यहाँ तो सवाल पूछ लेगा। ऐसे इसलिए सवाल पूछ लेगा भूमि अधिग्रहण संबंधी जो अधिनियम है ये सरकार के द्वारा जब बनाए गए थे, ये कैसे नुकसान पहुंचा रहे, कैसे उत्पादन के रास्ते में अड़चने पैदा करते हैं, समझना ये बात है। अवसंरचना को लेकर पता नहीं कितनी बार सवाल पूछा हुआ, ठीक। कभी बंदरगाह को लेकर पूछेगा, कभी किसी को लेकर पूछेगा, कभी रोड को लेकर पूछेगा, कभी ट्रांसपोर्ट को लेकर पूछेगा, कभी परिवहन को लेकर पूछेगा सवाल, ठीक। कानून व्यवस्था का सवाल पूछा, भारत की जो कानून व्यवस्था वो किस तरह भारत के जो उत्पादन के क्षेत्र के अंदर अड़चने पैदा कर रही, तो कहीं से भी सवाल पूछ सको। अब तुम पता लग चुका कि जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, तो भारत सरकार के जो अधिनियम है ना, मजदूर संबंधित अधिनियम है, लेबर मार्केट, तो यहाँ बड़े स्केल पर रिफॉर्म की जरूरत है, सुधार करने की आवश्यकता, क्योंकि जो कानून बनाए गए थे ना, आज भी भारत सरकार को नहीं ये अड़चने पैदा कर रहे हैं इनके रास्ते पर। अब तुम उदाहरण दिया लॉकडाउन में, विशेष परिस्थिति का उदाहरण दे देते, क्योंकि कंपनी वाले इससे नीचे उतर नहीं सकते, फिर काम देने पर काम में दे नहीं सकते, क्यों, भारत सरकार के जो नियम कानून थे, फिर अड़चने पैदा कर दिए। समझ में आया बात है, ठीक। तो यहाँ पूरा रिफॉर्म करने की जरूरत है, इतना बताओ, समझ में आया नहीं आया। उसके बाद एक 8वें नंबर का पॉइंट से डिस्कस करने जा रहा हूँ, सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, समझ रहे हैं।
इसका नाम है राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक राजनीतिक अस्थिरता। जरा एक बात बताओ मुझे, जब उत्तराखंड के अंदर 5 साल पहले कोई और सी सरकार थी, चुनाव होंगे, 5 साल बाद दूसरी सरकार आ जाएगी, और जो अगली वाली सरकार आ गई ना, पिछले वाली सरकार के सारे कार्य गलत बताएगी, जिन्होंने काम छोड़ रखे होंगे, क्योंकि नए सिरे से स्टार्ट करेगी, एक डेवलपमेंट में भी बाधा बन जा। ये सबसे बड़ी बाधा। हर 5 साल बाद कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे हैं, 5-5 साल के अंदर चुनाव हो रहे हैं अब भी। तो इसका मतलब जितने बड़े बड़े नेता, केंद्रीय स्तर के जो नेता, उनका ध्यान विकास से हटकर और सीधा राजनीति पे चला जा। फिर वहाँ प्रधानमंत्री जी, उसके आसपास के जो लोग मंत्रिपरिषद एक एक करके वहाँ जाते हैं, विकास से छोड़कर अपना ध्यान वहाँ चले जाओ। तो राजनीति की अस्थिरता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे यहाँ है नहीं, अस्थिरता। हर 5-5 साल बाद वो कहीं ना कहीं चुनाव हो ही रहा अब भी, इतना बड़ा भारत। तो मेरा मानना लोकसभा के और जो राज्य विधानसभा, इनके चुनाव एक साथ करा दो। मेरा मानना पर्सनल सजेशन है, करा दो। उसके बाद इनका ध्यान ना एक बार ही हट जाएगा बस। फिर 5 साल चुनाव पर ध्यान, चुनाव तो हटा के एक तरफ विकास की तरफ तो ध्यान लगाएंगे। तो बताओ, भारत के अंदर राजनीति की स्थिरता नहीं आएगा। तो एक यहाँ रिफॉर्म की जरूरत है भारत के अंदर ना। सिर्फ ये जो चुनाव हुआ, ये 5 साल मना कर, बार बार तुम 5 साल इधर इधर करवा रहे, एक बार ही निपटा दो ना, विधानसभा के लोकसभा के, फिर सीधा एक ही बार ध्यान तो लगाओगे, फिर विकास पर ज्यादा बल दिया जा सके, भारत के क्षेत्र का विकास करा जा सके। तो ये भी राजनीतिक ऐसी अस्थिरता भारत के अंदर बड़े स्केल पर, ये भी भारत के लिए ना, जो रास्ते में उत्पादक हमारा, जो प्रोड्यूसर है, उसके रास्ते में अड़चने पैदा कर रहा हो। ठीक, अब पिछली वाली सरकार के कानून को छोड़ते, इस वाली सरकार को छोड़ बनाया, आया समझ में। पिछली वाली सरकार ने रख रखा था उसका नाम अमर सिंह रोड का नाम, अगली वाली सरकार आई नुगारी, पहले पिछली वाली सरकार रखना अकबर सिंह, ये वाली सरकार आई नुगारी, इसे हटाओ, अब लिखो अमर सिंह। तो कठिनाई तो है ही है, आया समझो। फिर अगली सरकार आ गई और लिखोगी अजब सिंह। ठीक, तो ये खास बात है नहीं, तो कठिनाई तो पैदा कर ही रहे। तो राजनीतिक अस्थिरता भारत के अंदर। अब बताओ, 8 पॉइंट समझ में आए नहीं आए? ये 8 पॉइंट तुम्हें बहुत काम आने वाले, हर क्वेश्चन में लिखने का, लगभग एक क्वेश्चन यूपीएससी जब भी पेपर लिखोगे तो तुम्हें ये 8 पॉइंट लिखने का बहुत मौका मिलेगा, कहीं भी लिखने का मौका मिलेगा। एडिटोरियल को तुम्हारा अद्धा बना देंगे, समझ में आया बात? ठीक, इतना ही नहीं, उसके बाद लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, सवाल यही है, पूरा जो बजट होगा ना, पूरे बजट में एक बात ध्यान देगा, पूरे बजट में इन्हीं के बारे में बात की जाती है। पूरा बजट जो 8 पॉइंट मैंने डिस्कस करे ना, इन्हीं के आसपास घूमेगा। सरकार अवसंरचना की बात करेगी, सरकार लॉ एंड ऑर्डर की बात करेगी, सरकार तुम्हें बताएगी टैक्स में क्या क्या छूट दी गई। 2023-24 का जो बजट आएगा, जब भी तुम पढ़ोगे, जब भी तुम्हारा सब बजट, उसके बाद देखना तुम सब्सिडी की क्या क्या बात कह रही सरकार, सस्ती एवं पर्याप्त पूंजी के लिए क्या क्या व्यवस्था करी सरकार ने, ब्याज दरें घटाई कि नहीं घटाई, तुम लोन ले लो आराम से जाकर बैंक से। उसके बाद जो भूमि अधिग्रहण के लिए सरकार के जो नियम कानून आसान बनाए कि नहीं बनाए, सरकार देखेंगे। जो राजनीतिक अस्थिरता को लेकर क्या क्या बात कर रही सरकार का, जो बजट है इन्हीं पॉइंटों के आसपास घूमता पूरा बजट। लेकिन जो एक उत्पादक, उसके लिए सब चीज़ जरूरी है कि नहीं है? इतनी बात बताओ, मुझे समझ में आए नहीं है। अगर एक जो उत्पादक हो, प्रोड्यूसर जिसे बोलते हैं, उसके लिए 8 पॉइंट बताए मैंने तुम, 8 पॉइंट, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा? सोच के बताओ थोड़ा, मैं भी कह रहा हूँ, समझ आई बात है। मैं ना अपने शिकारों को कभी खाली नहीं छोड़ता। ठीक, अभी तो मैं तुम्हारा शिकारी कर रहा था। अब प्रश्न का उत्तर बताओ। मैं कहना चाहता हूँ तुमसे कि मुझे एक ही बात बता दो जरा, इनमें सबसे बेस्ट कौन सा? एक उत्पादक के लिए, एक जो उत्पादन करता होगा, जो उत्पादन करता जानते हो, प्रोड्यूसर जो सेकंड नंबर पर आता, उसके लिए इसमें सबसे बेस्ट क्या है? 1 2 3 4 5 6, एक एक करके सवाल पूछता हूँ, बताओ। 8 पॉइंट आपके सामने मुझे, सबसे बेस्ट क्या होना चाहिए आपके लिए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सबसे बेस्ट? सबसे बेस्ट अभी कह रहे हो सबके सब बेस्ट है, सबके सब नहीं बेस्ट है, मैंने कहा एक चूज करना आप, यस और नो, बस बताओ आपके हिसाब से सबसे बेस्ट क्या होगा? 8 पॉइंट मैंने आपके सामने डिस्कस करे। यूपीएस शर्म बाजार, अच्छा, इसे शर्म बाजार बहुत प्रभावित होगा, हावी होगा इस पर। शर्म बाजार बिना समझना काम चल जाएगा। अच्छा, आपका संरचना, ठीक। अब एक की चालों मत चलना, क्योंकि मैं जब अनुपूरक प्रश्न पूछूंगा ना, तो तुम्हारी फिर वाट लग जाने वाली। तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? पूंजी, एक बताना बस ना, पूंजी। आपका मानना बिना पूंजी के कुछ नहीं है, ठीक। आपका क्या मानना? अवसंरचना के बिना कुछ नहीं है। यानी एक उत्पादक के लिए, उत्पादक के हिसाब से सोचो, ध्यान में रखते हुए, उत्पादक के हिसाब से सोचो, ध्यान में रखते हुए कि उत्पादक के लिए इनमें सबसे बेस्ट कौन सा होगा? आप बताओ क्या पता? अवसंरचना, आप बताओ। कानून व्यवस्था, मतलब मुझे मार रहे थे हैं?
अभी मैंने घबराऊँ तेरी चलिए स्कोर हो जाए जल्दी करो। एक बताना, एक चूज करना, डरा मैंने दिखाओ। कानून व्यवस्था फिक्स, तू बता। अवसंरचना, टैक्स में छूट तेरी प्रकृति अलग है। अवसंरचना, ठीक। अधिकांश बच्चों का आंसर है अवसंरचना, ठीक। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इनमें से कोई नहीं। नहीं है, सही आंसर इनमें से कोई नहीं। अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ ध्यान से समझना अच्छे से, ठीक। एक उत्पादक के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या होगी? अब मैं एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ये पॉइंट समझ में आए सारे के सारे? मैं चाहता हूँ फिर भी तुम आज पॉइंट को लिख ही लो, ठीक। अभी लिख लो पहले ना, मैं समझाने जा रहा हूँ। सही आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। देखो अभी मैंने तुमसे एक सवाल पूछा, हमने कहा बेटे कि तुम 8 लक्ष्य बताए। एक उत्पादक के लिए 8 चीज बहुत जरूरी है। अवसंरचना, कानून, टैक्स में छूट, सब्सिडी चाहिए, सब बेस्ट क्या होगा? सस्ते पड़े आप मुझे मिल जाए तो क्या मतलब क्या बात है? भूमि अधिग्रहण के लिए जो लैंड एक्वाइजिशन के जो कानून है ये सस्ते हो जाए, आसान हो जाए, तो बेस्ट क्या होगा? राजनीतिक अस्थिरता हो जाए, राजनीति स्थिर हो जाए, इससे बेस्ट क्या होगा? आज राजनीतिक जो अस्थिरता उसका उन्मूलन हो जाए, समाप्त हो जाए, इससे बेस्ट क्या होगा? इसके लिए और मैंने तुमसे सवाल पूछा इनमें सबसे बेस्ट कौन था? आधे बच्चे अवसंरचना के हो जाते कि बिना अवसंरचना तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा आंसर सबसे बेस्ट पता क्या होगा? चाहे अवसंरचना महंगी कर लो, चाहे इसे अच्छा कर लो, चाहे इसे अच्छा कर लो, अच्छा लो। अगर मैं मार्केट में 10 रुपये में बनाया, मेरा मार्केट में 9 रुपये का बिक रहा है, समझ में आ बात है? तो ना तो मेरे लिए अच्छा होगा, ना तो मेरे लिए अच्छा होगा, ना कानून व्यवस्था अच्छी होगी मेरे लिए। आया समझ में? ये मेरे लिए किसी काम के नहीं है। अगर मेरे द्वारा, मैं उत्पादक हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, मैंने मार्कर बनाया, मार्कर में 10 रुपये का बनाया हूँ, मार्केट के अंदर 8 रुपये का बिक रहा। अब बताओ मेरे लिए अच्छा होगा बुरा होगा? चाहे तुमने अवसंरचना भी अच्छा बना के दे दी, आया समझ में? सब चीज़ अच्छी कर दी तुमने, 8 के 8 पॉइंट को कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन मार्केट के अंदर जाकर पता चला कि अगर दाम बढ़ा है ना, काट कर फेंक देंगे। ऐसा कहाँ हो? पश्चिम बंगाल के अंदर। समझ आई बात है? तो मेरे लिए इससे बुरा कुछ होगा क्या? मैं वहाँ कंपनियाँ लगाऊंगा? ऐसा कहाँ हो? बिहार के अंदर। आया समझ में? इसलिए विकास की दौड़ पीछे रह गई, इसलिए पश्चिम बंगाल विकास की दौड़ पीछे रह गया। समझ में आया बात है? दिल्ली से पहले कलकत्ता ही भारत की राजधानी हुआ करता था 1911 से पहले। 1911 के बाद ये दिल्ली राजधानी आई, स्थानांतरित हुई है। बात समझ में आई है? इतनी बात बताओ, समझ में आएगी? कोई प्रॉब्लम है? इसका मतलब सबसे बेस्ट मेरे लिए इनमें से कुछ नहीं होने का, सबसे बेस्ट होगा मेरे लिए अगर मैं उत्पादक को वस्तु का दाम बढ़ रहा हो, इन्फ्लेशन हो, महंगाई हो, क्या हो? क्या हो? महंगाई हो। अब मैं तुम्हारे साथ 2 पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। नंबर फर्स्ट, मान लो आप एक उत्पादक हो, ए बी सी, आपके पास 3 ऑप्शन है। कितने? 3 ऑप्शन। नंबर फर्स्ट, वस्तु जो आपने बनाई ना लगभग बराबर हो उसका दाम, जितना बनाया इतना ही दाम बराबर हो। समझ में आया बात है? वस्तु का दाम घट रहा हो। दूसरा, वस्तु का दाम बढ़ रहा हो। 3 ऑप्शन आपके पास, जितना है वस्तु का दाम इतना ही रहे, ना तो बढ़े ना घटे, लगभग बराबर, या वस्तु का दाम घट जा। उत्पादक के नजरिए से सोचना, अपने आप को मान कर चलना तुम उत्पादक हो, बिजनेसमैन हो तुम। नंबर फर्स्ट, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। फिर नंबर फर्स्ट, पहले ए ऑप्शन, वस्तु का दाम बढ़ रहा हो। नंबर बी ऑप्शन, वस्तु का दाम, जो वस्तु की कीमत है ना वे स्थिर हो। नंबर सी ऑप्शन, वस्तु का दाम नीचे जा रहा हो। अब बताओ उत्पादक के नजरिए से कौन सा ऑप्शन? यानी पैसा खोरी में सब लोग तेज हो। आया समझ में? ठीक, ये चुनना मैं कह रहा पैसा खोरी में सब लोग तेज है, बिल्कुल एकदम सही बात है, अच्छी बात है। दूसरा, अब एक काम करो, अब उत्पादक से सीधा ग्राहक बन जाओ। अब बताओ तो तुम्हारे लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो कहा था मैंने, मैं पैसा खोरी में सब लोग तेज हो, ठीक है, खास बात हो उनकी। ठीक है, इसमें पीछे नहीं है, बचपन से सिखा दिया था कहाँ तुम्हें फायदा होगा कहाँ नुकसान होगा। लाभ हानि के चैप्टर कक्षा 5 में पढ़ा रहे थे, तो तुम्हें पता लग चुका। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? 2 केस हमारे पास। अगर वस्तु का दाम स्थिर बना हुआ, कई सालों तो स्थिर बना हुआ, समझते तुम? मतलब ये मार्केट कई सालों 10 रुपये का बना हुआ, दाम बढ़ ही नहीं रहा। इसका मतलब जितनी डिमांड थी ना, जितनी डिमांड थी इतनी सप्लाई हो रही। डिमांड सप्लाई के लगभग बराबर है। डिमांड सप्लाई क्या है? 10 मार्कर पैदा करे
10 बेच दिए, डेली 10 रुपये बिक रहे, 10 रुपये के 10 दूसरा हम 100 रुपये का डिमांड आ रहा है मार्केट से, 100 रुपये का उत्पादन हो रहा है, 100 रुपये का डिमांड आ रहा है, लगभग बराबर बना हुआ। तो सही है गलत है? सही है गलत है? दिक्कत क्या है, कुछ है तो नहीं? एक प्रकार तो सही है। ऐसा अगर ऐसा हुआ कि 100 रुपये का डिमांड, 100 रुपये के मार्कर बना, 100 रुपये का डिमांड आया, जो सप्लाई हो रही 100 रुपये की सप्लाई हो रही, डिमांड आ ही नहीं रहा और जो सप्लाई बढ़ती जा रही, तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आया समझो? अगर जरा मुझे एक बात बताओ, अगर डिमांड है, डिमांड ऊपर चला गया और सप्लाई कम, डिमांड ऊपर चला गया, सप्लाई कम, सप्लाई है जी, तो महंगाई आ जाएगी। कैसे आ जाएगी महंगाई? सप्लाई है नहीं, आया समझो? अरे भाई डिमांड वस्तु का लगातार बढ़ता जा रहा है, डिमांड बढ़ गया और जो सप्लाई है नहीं बिल्कुल किसी के पास, मार्केट में चले गए टमाटर सबको चाहिए। आया समझ? सबके यहाँ शादी आ रही है, नवंबर दिसंबर का महीना, सबके यहाँ शादी आ रही है, सबको टमाटर चाहिए, मार्केट में टमाटर ही नहीं है। एक के पास टमाटर, महंगे बेचेगा कि सस्ते बेचेगा? तो महंगाई आई कि सस्ता हो चुका? इन्फ्लेशन आया कि डिफ्लेशन आया? इन्फ्लेशन। इसका मतलब अब जो टमाटर बेचने वाला होगा वो अपने खेत में तोड़ के भी लाया होगा, उसे तो आप उत्पादक बोल लोगे, तो उसके लिए अच्छा कि बुरा? आया समझ में? इसका मतलब एक उत्पादक के लिए क्या अच्छा होगा? ये अच्छा होगा कि मार्केट के अंदर ना डिमांड बढ़ जा और सप्लाई कम, समझे? फिर जब डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ना सप्लाई को छोड़कर ऊपर चला जाएगा, जब डिमांड सप्लाई को छोड़कर ना ऊपर चला, सप्लाई देखो सप्लाई तो ही रुक गया, डिमांड ऊपर चला गया, डिमांड बढ़ रहा तो दाम क्या बढ़, तो दाम बढ़ जाएंगे, समझे? डिमांड सप्लाई का खेल है सब, वही एडम स्मिथ का तो होता है, डिमांड सप्लाई। आया समझ? यहाँ समझ में? हम कह रहे देखो, जो सप्लाई है ना वो तो रुका हुआ और डिमांड ऊपर चला गया, वस्तु इतनी है नहीं जितनी मांगने वाले लोग, समझ में आया बात? है तो वस्तु का दाम बढ़ जाएगा, जब दाम बढ़ जाएगा तो उसको कहेंगे देश के अंदर महंगाई आ गई। क्या आ गई? महंगाई। अब महंगाई देश के लिए अच्छा कि बुरा? कितने लोग कह रहे अच्छा? वो हाथ खड़ा कर दो, फिर कारण नहीं बता दो मुझे, कौन कह रहा महंगाई देश के लिए अच्छा? ठीक, महंगाई देश के लिए बुरा, ठीक। जब आप सोच रहे ना, हाँ बताओ। महंगाई तो अभी दो ही नजरिए सोचना, अपने दिमाग में क्या तो आप प्रोड्यूसर मान कर चलो, क्या आपको उत्पादक मान कर चलो? तो निर्भर करता है, मैंने कहा ना महंगाई अच्छा कि बुरा, तो निर्भर करता है अगर आप उत्पादक होंगे तो आपके लिए अच्छा, अगर आप ग्राहक होंगे तो आपके लिए बुरा। इतनी बात बताओ, समझ में आई? ध्यान से, वो टेक्निकल साइड डिस्कस कर रहा हूँ। यूपीएससी यहाँ तो सवाल निकाल चुका यहाँ तो यूपीएससी, उत्तर नहीं बनता किसी पर भी। 3-4 साल पहले सवाल आराम से कर लोगे बैठ कर, एक सवाल पक्का निकालता है तो महंगाई को लेकर। समझ में आया बात? यही मुझे समझाने, बहुत टेक्निकल साइड है वो, इतना आसान नहीं है समझना, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ता। सोच लो, फिर तुमसे सवाल पूछूंगा, सोच लो, देख लो। दो केस डिस्कस करें तुम्हारे साथ। नंबर फर्स्ट, डिमांड, जिस चीज की डिमांड लगभग सप्लाई के बराबर, डिमांड लगभग बराबर किसके? आज तो मैं कई साल पहले लेके चलता हूँ, तुम्हें बहुत सारे उदाहरण देता हूँ तुम्हें। अपनी बात आता हूँ पर्सनल। 2007 में मेरे पास मोबाइल फ़ोन था, यानी इस कैटेगरी में सबसे पहले मेरे पास ही मोबाइल फ़ोन था, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानकर चलता हूँ। 2009 के बाद मेरा डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था। 2009 के बाद यानी मैंने आपको ठीक ठाक तरीके से विकसित करना शुरू कर दिया था। 2010 में ना मेरा ठीक ठाक तरीके से अस्तित्व आ चुका था, यानी 10-12 साल की, 11-12 साल की मेरी उम्र रही होगी, तब तक मैं ठीक ठाक तरीके से पॉपुलर होना शुरू हो गया था, आराम से लोग मुझे जाना शुरू कर दिए। 2011 के बाद ना मेरा प्रभुत्व हो गया था। क्या हो गया था? प्रभुत्व। धीरे धीरे पॉपुलरिटी बढ़ती चली जाएगी, और 2014 तक ना पॉपुलरिटी में सर्वोच्च स्तर पहुंच चुका था। समझ आई बात? है आगे नहीं बताने का, ठीक? पहले सुनो ध्यान से अच्छे तरीके। डिमांड लगभग सप्लाई क्या होना चाहिए? दो केस हो सके, या डिमांड ज्यादा हो या सप्लाई कम हो। ये कितना बुरा होगा? सप्लाई तो बहुत ज्यादा हो, डिमांड नहीं हो, ये तो देश के अस्तित्व को खत्म कर देगा। आया समझो? सप्लाई तो बहुत ज्यादा हो, डिमांड है ही नहीं बिल्कुल भी। यूरोप में मंदी नहीं आगे थी इस तरह, यूनियन थी मंदी हुआ। अब जो डिमांड है वो लगभग सप्लाई के बराबर हो। अब 2007 का समय था। 2007 में ना, 7वां, छोटे छोटे मोबाइल फ़ोन थे। जो छोटे छोटे मोबाइल फ़ोन थे ना,
किसी किसी के ही पास मोबाइल फ़ोन था। मैं पहला व्यक्ति था मेरे पास जो मोबाइल फ़ोन था, और लोग मुझे बहुत परेशान करके रखते थे, भीड़ लगा कर रखते थे, ये वाला नंबर लगा देना, ये वाला नंबर लगा देना, ये वाला नंबर लगा देना। इसलिए मेरा एक ही काम था, मैं ना हमारे यहाँ छोटी छोटी चपाती हुआ करती थी, उसके अंदर छुप कर बैठ जाया करता, बैठ कर पढ़ा करता था, ताकि मुझे लोग परेशान न करें। इंटरनेट का मुझे बचपन से शौक था, मुझे लगभग मैंने सबसे पहले यहाँ इंटरनेट चलाया होगा, इतना मुझे जानकारी। सबसे पहले मैंने इंटरनेट चलाया था, और यहाँ के आसपास सब लड़कों को मैंने ही सिखाया था इंटरनेट चलाना। उस टाइम पे एयरसेल का सिम था, एयरसेल का, एयरटेल हो ना जिस तरह, एक कंपनी आई थी एयरसेल, अपना सब कुछ बेच बेच के वापस चली गई, घाटे में चली गई थी कंपनी। एयरसेल का सिम यूज़ करा मैंने, वो तो 2013 की बात है। उससे पहले हच चलता था, हच का सिम यूज़ करता था मैं, ठीक। उस टाइम पे ये चलता था 1G, 2G नहीं आता जब तक, 1G चलता था जब तक मोबाइल फ़ोन आता था 1G। आज तो 4G आया। तो मैंने सारी जनरेशन देखी। उस टाइम पे पता क्या हुआ करता था, जिसे बात करनी होती थी ना, तो 2007 से पहले ना हमारी जो माताएं थी, अगर हम घर बात करनी होती थी तो हमारे घर एक लैंडलाइन फ़ोन था, इससे उठाकर हाथ में ऐसा करके उन्हें बात कर थे, जिसे हम STD बोल रहे थे। STD देखी तुमने? STD, ये STD, तो हमारे यहाँ STD वाले भाई साहब बहुत फेमस थे। हमारे यहाँ गाँव में ना STD वाले भाई साहब बहुत फेमस थे। एक ही STD थी यहाँ से, और उसके पीछे लाइन लगा कर नंबर आता, टोकन देने शुरू कर देते हैं, टोकन बांटने शुरू कर देते। जिसका नंबर आगा ना, तो वही हमारा, मैं पहले जाकर नाम लिखवा दूँ सुबह, तभी वही हमारा 52 में 53 में नंबर पर नंबर आएगा। और हमारी माता घर फ़ोन कर रही थी, मुझे नंबर आज भी याद है, अपने घर वालों तो बात करती थी, 281276 ये नंबर था उनका, अब तक मुझे याद है। ये रटवा रखा था मैं कि अपने घर बात किया करती थी, और घंटों घंटों उसमें भी प्राइवेसी थी। अनुच्छेद 21 का पूरा पालन हुआ करता था, बॉक्स के अंदर घर को एक बार एक व्यक्ति के बाद दूसरा व्यक्ति जा नहीं करता था। तो वो दो हमने देखा, तुमने नहीं देखा होगा, हमने देखा हो। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, सजेस्ट। मैं जब यहाँ ट्यूशन पढ़ता था ना कक्षा 5 में हैदराबाद से, तो अपने घर फ़ोन किया करते थे ना, STD से फ़ोन किया करते थे, उसके अंदर 1 रुपया डाला, 1.5-2 मिनट बात हुई, फिर नकार लेने आ जाऊँ मुझे, मैं यहाँ खड़ा हूँ कक्षा 5 में, हैदराबाद ही बताया, मैं ट्यूशन पढ़ाता था वहाँ से। तो अब आप सोच रहे हैं आप ये क्यों बता रहे हैं, पता नहीं क्या क्यों बता रहे हैं यहाँ से, समझ आई बात है। मैंने कहा मेरे जीवन की कागज़ खाली पड़ी, उदाहरण तो भरी पड़ी, समझ में आया बात है। तो जो STD थे ना, जब मैं देखता था ना उस टाइम उस दौर में, देखिए यार STD कितना लंबा लाइन लगा हुआ, STD, पड़ोस वाले के दिमाग में आगा STD खोल ले एक और, इतनी भीड़ लगी हुई, कब हो जाएगी भीड़, इस भीड़ STD। तो जिसने वो बिजनेस स्टार्ट करा ना, एक ने बिजनेस स्टार्ट करा, दूसरे ने वही बिजनेस स्टार्ट करा, तीसरे वही बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो मैं कुछ ही 2-3 साल का समय बीतता है, 2007, 8, 9 तक, जैसे 9 तक आए, सबके यहाँ घर घर में आसपास STD, और वे जो लाइन फ़ोन थे ना, STD जरूरत नहीं पड़ी, अब सबके घर में मैं टेलीफोन पर पहुँच के, हमारे घर के पड़ोसी के बराबर में भी आया फ़ोन, जो हमारा जहाँ घर उसके बराबर में फ़ोन आया, तो सब इनके घर जाया करते थे। अब जब एक फ़ोन आया करता था ना, तो पड़ोस के सबको बताते थे, ए तुम्हारे यहाँ तो फ़ोन आया, एक को बता दिया करते थे तुम्हारे यहाँ तो फ़ोन आया, और वहाँ से कोई उसकी डेथ होगी, इस तरह करके। संचार का एक कितना ज़बरदस्त माध्यम था, ठीक। ऐसा हम संचार किया करते थे, ऐसे कम्युनिकेशन किया करते थे, ठीक। ये धीरे धीरे थोड़ा टाइम बीतता है, 2 साल, 2011 के आसपास ना, ऐसा लगभग कोई नहीं आता जिसके घर में लैंडलाइन फ़ोन नहीं आता। और 2009 तक आते आते ना सबके हाथ मोबाइल फ़ोन आ चुका था पूरी तरह, जो मोबाइल थे, इन लैंडलाइन नहीं खत्म हो चुके थे पूरी तरह खत्म हो चुके थे, सबके पास STD सब जगह फैल चुकी थी। अभी धीरे धीरे क्यों ऐसा क्यों हुआ, उनका डिमांड कम होगा। डिमांड पता कम क्यों हुआ, सबने देखा, अगर किसी ने STD देखी ना, STD, मुझे ना फ़ोन करने के लिए हैदराबाद तक जाना पड़ता था, 281276, अपने मम्मा को जाकर बोल देना तुम्हारे यहाँ हमारे यहाँ लड़ाई बजी हुई और तुम्हारी मम्मी को बहुत मार रहे हैं, इस तरह करके मैं फ़ोन करता था। मैंने कहा मम्मा आ जाओ, ये बहुत सब मम्मी को मिलकर पीट रहे हैं। तो इस तरह मेरी मम्मी नंबर दे दिया करते थे मुझे, तो इनके साथ वही शोषणकारी प्रवृत्ति थी उनकी, इस तरह करके अत्याचार करा कर। फिर मेरे मम्मा जाया करते थे यहाँ से, इस तरह करके इतना दूर जाना पड़ता था मुझे। तो उसके बाद पता क्या हुआ, 2009-10 तक आते आते सबकी यहाँ STD होनी चली, स्टार्ट हो चुकी। तब मुझे समझ में आया, इसका मतलब एक बाद में समझ में आया, एक बिजनेस को कोई स्टार्ट करेगा ना, और उसका डिमांड जब डिमांड बढ़ता चला जाएगा, तो जिसने स्टार्ट करा ना पहले उसे बेनिफिट होगा, और जब उसके जैसे सब डिमांड बढ़ती चली जा रही है, तो दोबारा स्टार्ट करेगा ना, उसकी विपरीत चलेगा, किस थ्योरी पर काम करेगा, जिसका डिमांड है उसे खोल रहा है, वो मरेगा, वो मर गया, उनका बिजनेस समाप्त हो चुका है, कुछ दिन समय के लिए चला, फिर समाप्त हो चुका। आया समझ में। मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करा तो सबका दर्द मारा, सबको टोटल A to Z, ये भी ट्यूशन पढ़ा रहे, वे भी ट्यूशन पढ़ा रहे। अब यूँ नहीं पता इसके लिए कितना मेहनत करनी पड़ती है, पहले रहता तो पढ़ना भी पड़ता 10-12 घंटे, तो सबके दर्द हुए A to Z। तो मैं काम कर रहा था क्लासिकल थ्योरी पर। कौन सी थ्योरी पर? अब जो काम कर रहा था वो नहीं मार खाने का, उसका तो फला फूला काम था। उसके अलावा जब देखने के बाद सोचे ये तो अमीर होते चले जा रहे, तो पड़ोसियों ने भी इस तरह करना स्टार्ट करा कि ये भी पढ़ा देंगे। यूँ नहीं पता सामने वाले ने कितनी मेहनत कर रखी, वे काम कर रहे किस थ्योरी पर कि ट्यूशन का डिमांड तो ट्यूशन ही पढ़ाओ, चला ही नहीं। क्यों नहीं चला? क्योंकि किस थ्योरी पर काम कर रहे थे। मैंने कौन सी थ्योरी पर काम करा था, तो इसलिए मैं सक्सेस होगा था। बात समझ में आई? इसलिए कहता हूँ जो भी किस थ्योरी को फॉलो करेगा बर्बाद हो जाएगा, जिस चीज़ का डिमांड है। समझ में आया बात है?
अब तबाह हो जाओगे। अब बात समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? तो जिस चीज डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, जैसे डिमांड बढ़ता सप्लाई उसे बराबर कर देता, इतने लोग उत्पादन करते, इतनी एसटीडी लगा देते। ये बात बताई मैंने एसटीडी की। अब मैं आता हूँ दूसरे उदाहरण पर। अब बात करता हूँ फोटो स्टेट की। अब एक फोटो स्टेट करवानी हुआ करती थी ना, हमारे गाँव में दूर दूर तो किसी के पास मशीन नहीं आई थी फोटो स्टेट करवाने के लिए। तो कॉपी पे उतारना पड़ता था सारा का सारा। पहले उस जमाने में जिया हुआ, कॉपी पे उतारना पड़ता था, सेब लिखते थे पूरा का पूरा कॉपी बैठ कर, और घर वाले चाटा मारते थे कितनी गंदी राइटिंग है तेरी यार, तेरे लिखना भी नहीं आता। समझ में आया बात? है उस दौर में जब मैं जिया हुआ। तो एक फोटो स्टेट करवाने खातर ना लगभग रुड़की जाना पड़ता था मैं, और रुड़की भी ऐसे वैसे नहीं जाया करते थे, रुड़की जाने में 2 घंटे का समय लगता, फिर उधर जाते। समझ गए? एक फोटो स्टेट करवाने के लिए, और एक के पास ही मशीन थी, और वहाँ भी पहले टोकन बंटते थे फोटो स्टेट करवाने के लिए। तो टोकन बंटते थे। अगर पहचान पत्र की फोटो स्टेट लगवानी है, पहचान पत्र हुआ करते थे उस टाइम राज्य निर्वाचन आयोग वाले, उनकी वो फोटो स्टेट लगानी है तो पहले तो टोकन मिलता करते थे, वहाँ पूरे दिन बैठा रहना पड़ता था, जब जाके एक फोटो स्टेट हुआ करती थी इतने से 2 रुपये की। समय बीतता, समय अपने आपको करवट लेता, बदला धीरे धीरे समय बदला। बदलने के बाद 2010-11 के आसपास के समय आया। उस टाइम तक ना धीरे धीरे 2G लॉन्च हो चुका था। 2008 में 2G लॉन्च हो चुका था। 2013 के बाद 3G लॉन्च हुआ, फिर बाद में जाकर 4G लॉन्च हुआ। 2G जैसे लॉन्च हुआ तो इंटरनेट की गति बढ़ी। गति बढ़ने के बाद सबको देख गया कि इसके यहाँ फोटो स्टेट वाले के पास मशीन है, तो पड़ोस वाले मशीन ले आया, पड़ोस वाले मशीन ले आया, फिर हमारे गाँव में भी मशीन आई गई फोटो स्टेट की। फिर अब हमारे गाँव में 2-2, 3-3 मशीन है, और यहाँ तक अब रिपोर्ट आ रहा है कि अब घर घर में मशीन है, किसी को बताते नहीं लोग, घर घर में फोटो स्टेट की मशीन है। बढ़ता चला गया, वो बिजनेस ही ठप हो चुका। अब कौन करवा रहा है? एक दुकान पर एक कैंडिडेट मिलेगा, तुम पूरी शीट मिलेगी, आराम से फोटो स्टेट करवाओ, आराम से निकल लो। कौन सी चीज जिन जो पहली बार लेकर आया कौन सी थ्योरी पे काम करा, और जो बाद में लेकर आए उनका बिजनेस फैला फूला होगा कि डूब गया होगा? ऐसे समझ लो। ठीक, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? कोई प्रॉब्लम? ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है, ये उदाहरण होगा एक। अगला उदाहरण, तीसरा उदाहरण। चलिए इतने उदाहरण बहुत है, ज़्यादा देता नहीं उदाहरण। अब मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, ये डिमांड, ये सप्लाई है। देश को आगे बढ़ाना चाहते हो, देश के अंदर ग्रोथ करना चाहते हो, तो देश के अंदर ग्रोथ ऐसे बनाना नहीं कि तुम डिमांड है ना सप्लाई को लगभग बराबर रखो। जब डिमांड सप्लाई के लगभग बराबर होगा, डिमांड लगभग सप्लाई के लगभग बराबर, ध्यान से सुनना मेरी बात खतरनाक तरीके से। जितने मार्कर बनाए हैं ध्यान से सुनना, देश को आगे बढ़ाना चाहते हो, और देश को आगे ऐसे नहीं बढ़ाया जा सकता। वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं। जो डिमांड है ना, ये डिमांड और ये सप्लाई लगभग बराबर, और कई सालों तक डिमांड सप्लाई के लगभग बराबर बना हुआ, और मैं देश को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो उस देश के अंदर ना जो ग्रोथ है, क्या है जो ग्रोथ है, आर्थिक समृद्धि, जिसे कहते हैं विकास की दर, वो रुक जाएगी, घटनी शुरू हो जाएगी अगर डिमांड लगभग सप्लाई के बराबर हो। ऐसा हो क्यों? मान लो 10 मार्कर बनाए हैं, कितने? 10 मार्कर बनाए। जब मार्कर बनकर बाहर निकले होंगे, सरकार ने टैक्स लिया होगा, टैक्स सरकार अपना पैसा जमा कर रही होगी, टैक्स लेती होगी, हर साल लेती होगी। मान लो एक मार्कर पर 2 रुपये का टैक्स है, तो बताओ 10 मार्कर कितने का टैक्स हो जाएगा? 20 रुपये का। हर साल सरकार के पास 20 रुपये जा रहा है, 20 रुपये जा रहा है, 20 रुपये जा रहा है। अब बताओ, मुझे जरा एक बात बताओ, तुम पिछले साल जितने पैसे खर्च करते थे, इस साल भी तुमने इतने पैसे खर्च करे, तुम्हारा खर्चा एक साल में बढ़ा होगा कि घटा होगा? समय के हिसाब से जरूरत बदलती है, तो जरूरत बदलती है। आए समझ में? जब बढ़ा होगा तुम्हारा, तो तुम्हें ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होगी अगले साल की, कम पैसे की आवश्यकता होगी? तो सरकार को कम पैसे की, ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होगी ज़्यादा। तो तुम्हारा क्या मानना कि सरकार को टैक्स बढ़ाना चाहिए कि इतना ही रखना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। इसका मतलब जो डिमांड है ना, डिमांड ये बढ़ना जरूरी हो। अगर किसी देश के अंदर डिमांड लगभग सप्लाई के बराबर होगा, तो क्या कहा जाता है कि जो ग्रोथ है ना वो रुक जाती है। इसलिए हम डिमांड को कभी भी सप्लाई के बराबर नहीं रखना चाहते किसी भी देश के अंदर, और कोई भी देश ऐसा नहीं चाहता उसके यहाँ डिमांड लगभग सप्लाई के बराबर हो जाए। समझ बात है? डिमांड की सप्लाई के क्या हो जाए? बराबर। अगर ऐसा हुआ ना तो उस देश का विकास रुक जाएगा। वो देश लगातार अपने देश को लगभग 20-20 रुपये खर्चता चला जा रहा, केवल 20 रुपये, तो क्या विकास होगा? समय के हिसाब से जरूरतें बदलती हैं। इसलिए किसी भी देश में ना डिमांड लगभग सप्लाई के, मांग और जो आपूर्ति लगभग बराबर हो, ये अच्छा नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता। फिर अच्छा क्या माना आ जाओ, अगर ग्रोथ करना चाहते हो, हर इंसान तो ग्रोथ करना चाहता, आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना चाहता, जीडीपी को बढ़ाना चाहता, ऐसे नहीं बढ़ने वाला, ऐसे बढ़ावा। उस देश के अंदर ना डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होना चाहिए। अगर मांग आपूर्ति से ज़्यादा होगा, उस देश के अंदर ग्रोथ होगा। अगर मांग ना, और यही जो रूल है दूसरे नंबर का, सेकंड नंबर का जो पॉइंट समझाया तुम्हें, इसी थ्योरी को पूरी दुनिया अपना कर चलती है। पूरी दुनिया चाहती है डिमांड ज़्यादा हो हमेशा सप्लाई से, लेकिन इतना भी ज़्यादा ना हो कि डिमांड
कि जो सप्लाई को छोड़ के बहुत दूर चला जा, एक लिमिट भी बताई गई। भारत के अंदर जो लिमिट है वो भी डिस्कस कर रहा हूँ। समझ में आया बात? ये बात समझ में आया? अगर तुम ग्रोथ करना चाहते हो, अगर ऐसा हुआ ना किसी देश के अंदर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होगा, क्यों? मैंने कहा एक देश के अंदर महत्वपूर्ण चीज़ है इन्फ्लेशन। अगर उससे क्या होगा, डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो तो इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई होगी। तो महंगाई होगी तो उससे जो उत्पादक होगा ना, प्रोड्यूसर, उसे प्रॉफिट होगा। जो उत्पादक होगा उसे प्रॉफिट नहीं होगा, होगा नहीं होगा प्रॉफिट। तो अगर देश के अंदर तुम ग्रोथ करना चाहते हो तो ग्रोथ के लिए क्या चीज़ जरूरी है? डिमांड हमेशा सप्लाई के जो ग्रोथ है, अगर तुम ग्रोथ करना चाहते हो, ग्रोथ के लिए क्या चीज़ जरूरी? डिमांड सप्लाई के ज़्यादा हो। अगर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होगा ना तो देश के अंदर ग्रोथ होगी, देश के अंदर आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी, देश का जीडीपी बढ़ने वाला होगा, देश विकसित अवस्था में जाएगा। अब बताओ पहला पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट सही है? बहुत टेक्निकल साइड है वो। दूसरा पॉइंट सही है। अब तुम्हारा क्या मानना, लेकिन तुम्हारा क्या मानना कि अगर ऐसा भी ना हो कि डिमांड सप्लाई को छोड़कर इतना ऊपर चला जा, बहुत ज़्यादा ऊपर चला जा, इस पर एक लिमिट लगाई गई। ये भी बताएगा कि जो डिमांड है ना सप्लाई, तो इसमें बताएगा जो महंगाई की दर है ना, ये तो इन्फ्लेशन होगा। जब इन्फ्लेशन होगा, INFLATION, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अब बताओ जब डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो महंगाई नहीं आ जाएगी, तो महंगाई होगी। और महंगाई की जो दर है ना वो बताएगी, महंगाई की जो दर है, महंगाई की दर 3 से लेकर 4% के आसपास होनी चाहिए, इनके बीच होनी चाहिए, 3 से लेकर 4% के आसपास। 3 से लेकर कितनी होनी चाहिए? 4% के बीच में महंगाई की दर। ये क्या मतलब है ये बताऊंगा थोड़ी देर बाद। इतनी बात बताओ, 3 से लेकर 4 महंगाई की दर कितनी होनी चाहिए? जिस दिन इससे ज़्यादा चली जाएगी इस बन जाओ देश के लिए घातक सिद्ध हो जाएगा। जिस दिन इससे कम चली जाएगी महंगाई की दर तभी देश के लिए घातक सिद्ध हो जाएगा। ये काम किसने बताया? ये बताया RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आया समझ में? क्योंकि जो RBI ना वो काम करता है पता किस पर? इन्फ्लेशन थ्योरी पर, महंगाई को नियंत्रित करने पर। और जो भारत सरकार है ना काम करती है ग्रोथ थ्योरी पर। भारत सरकार चाहती है कि देश के अंदर ना, बस देश के अंदर उसका GDP बढ़ता चला जाए, और RBI चाहती है देश के अंदर महंगाई हमेशा कंट्रोल में रहे। दोनों का यही काम हो, इसलिए ही बनाए गए दोनों। तो जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो केंद्रीय बैंक है भारत का, वो काम करता है कौन सी थ्योरी पर? इन्फ्लेशन थ्योरी पर। इन्फ्लेशन थ्योरी पर महंगाई की दरों को नियंत्रित करने का काम RBI का हो, मेन काम उसका वही है। और दूसरा जो भारत सरकार का काम है ग्रोथ करने का, देश की ग्रोथ हो, विकसित हो, तभी तो लोग हमें वोट देंगे। समझ गए? तो महंगाई की दर कितनी बताई गई? तो बताओ अगर देश के अंदर ग्रोथ करना चाहते हो तो उसके लिए क्या जरूरी होगी? डिमांड जरूरी होगी। एक UPSC पर्सन आता है, सवाल पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम बताना भारत में ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है? 4 ऑप्शन दे रखे। नंबर फर्स्ट, ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है? पहला ऑप्शन, भारत में आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करने के लिए क्या जरूरत है? भारत में आर्थिक समृद्धि का मतलब वही हो ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी? पहला ऑप्शन ध्यान से सुनना। नंबर फर्स्ट, डिफ्लेशन का मतलब पता क्या होगा? मूल्यह्रास। नंबर 2, महंगाई। नंबर 3, सस्ती कीमत। चौथा ऑप्शन, नॉन ऑफ ये सवाल है क्वेश्चन हमारा। आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना चाहते हो, ग्रोथ करना चाहते हो, आर्थिक समृद्धि का मतलब ग्रोथ हो, तो ग्रोथ कब होगी? जब इन्फ्लेशन होगा, महंगाई होगी। अब बताओ बिना आर्थिक समृद्धि के तुम महंगाई प्राप्त बिना महंगाई के तुम आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर लोगे। अब महंगाई कब होगी? जब डिमांड ज़्यादा होगा। ये सब चीज़ तुम्हारे दिमाग में लाई करनी चाहिए। अगर डिमांड ज़्यादा होगा तो फिर महंगाई होगी, और जब महंगाई होगी तो आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी। भारत के आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? मूल्यह्रास कोई मतलब नहीं है। क्या जरूरी? 3 साल पहले पेपर में UPSC में क्वेश्चन आया था, ऐसे सवाल लगा वहाँ से। तो इतना हार्ड है नहीं जितना बताया जा, ऐसे सब छोड़ कर निकल गए थे। समझ में आया बात? है निकल रहा आराम से, प्यार तो पतली गली थे। थोड़ा टेक्निकल पोर्सन वीडियो कम से कम 2-3 बार रिपीट कर एक चीज़ लिखा करो, बताया क्या गया, एक भी लाइन स्किप नहीं करनी। पहला फर्स्ट टाइम तुम्हारा पढ़ रहे हो पहली बार, और रिवीजन करोगे बार बार, और जितनी बार देखोगे ना वीडियो इतनी बार नहीं मिलने वाला। ये खास बात बता रहा हूँ, पता लग गया? बताओ अगर देश के अंदर डिमांड ज़्यादा होगा तो क्या बढ़ जाने वाली? महंगाई। तो महंगाई बढ़ रही होगी, लेकिन महंगाई ने एक सीमा तक ही बढ़ रही हो। 3 से लेकर 4% महंगाई की दर होनी चाहिए।
महंगाई की जो दर नापने का काम हो ना वो सीपीआई का हो। वैसे पहले तो बहुत सारी संस्थाएं नापती थी, डब्ल्यूपीआई जिसे होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते थे, उसको हम यूज नहीं करते। अब सीपीआई की जो दर है ना उसे यूज करते हैं। सीपीआई हो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसे बोलते हैं, ठीक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसे बोलते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो, उसमें हम महंगाई की दरें नापते हैं, हर एक महीने में होती है। आज भी गूगल पर जाकर सर्च कर लेना सीपीआई की दरें क्या चल रही है, महंगाई की दर वर्तमान में क्या चल रही है, समझ में आएगा। हर महीने का अलग अलग डाटा आता। तो 3 से लेकर कितनी होगी, 4% के बीच में। ये काम किसका हो, आरबीआई का। इतनी बात बताऊंगी समझ में आया। अब बताओ देश को और तुम आगे बढ़ाना चाहते हो तो देश आगे जब भी बढ़ेगा जब महंगाई बढ़ रही हो, लेकिन महंगाई की जो दर है ना वे 3 से लेकर 4% के बीच में हो। आए समझ में, महंगाई की दर 3 से लेकर कितने परसेंट के बीच में हो, 4% के बीच में हो। क्योंकि जो भारत का जो केंद्रीय बैंक है ना वो काम करता है इन्फ्लेशन थ्योरी पर, महंगाई की दरों पर नियंत्रित करने पर। और जो भारत सरकार काम करती है ग्रोथ थ्योरी पर, ग्रोथ थ्योरी पर। लेकिन तुम बता, मैंने दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ग्रोथ कब होगी, जब इन्फ्लेशन होगा। ये तो सवाल है, ग्रोथ कब होगी। क्यों कह रहा भारत में आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है, महंगाई बढ़ा दो, इन्फ्लेशन। बात समझ में आई है। एक एक वर्ड इंग्लिश में लिखा करो, कुछ नहीं छोड़ना इंग्लिश वाला भी, सब लिखा करो। क्या इन्फ्लेशन है, क्या उसकी सही स्पेलिंग है, क्या डिफ्लेशन है, सब चीज। फिर सवाल लिखा करो पीछे जाकर कि आया हुआ नहीं आया हुआ, कर सकते हम नहीं कर सकते। तो भारत में आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करने के लिए महंगाई जरूरी हो। अगर महंगाई नहीं होगी ना कुछ नहीं हो सकता भाई, इन्फ्लेशन जरूरी। इन्फ्लेशन हो, बताओ इन्फ्लेशन कब होगा। पूरी दुनिया इसी थ्योरी पर काम करती है। पूरी दुनिया चाहती है कि हमारे यहाँ डिमांड बढ़ जाए, डिमांड सप्लाई की छोड़ के, लेकिन एक हद तक ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर एक हद तक ऊपर चला जाएगा ना फिर नुकसान हो जाएगा जो भारत का ग्राहक होगा। समझ में आया बात है। इतने नियंत्रित करने के लिए आरबीआई ने 3 से लेकर 4% के बीच में दर बताया। और जब भी 3% से नीचे चला जा और 4% से ऊपर चला जा तो भारत सरकार को नोटिस देना पड़े, आरबीआई को। बताओ महंगाई की दर इतनी बढ़ती क्यों चली जा रही, तुम तो इन्फ्लेशन थ्योरी पे काम करती हो। आया समझ में। और जो महंगाई की जो दर है ना, सुनो, महंगाई की दर के लिए जो लोग ये ब्लेम करते हैं पता किस, ये भारत सरकार को ब्लेम करते हैं। इसी चीज को लेकर हमेशा विवाद रहता है आरबीआई के बीच में, भारत सरकार के बीच में, ठीक। तो बताओ आरबीआई कौन सी थ्योरी पे काम करती है, इन्फ्लेशन थ्योरी पर। और जो भारत सरकार है ग्रोथ थ्योरी पर। ये दोनों उद्देश्य तुम्हारे क्लियर कट पता होने चाहिए तुम्हें। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं, कोई प्रॉब्लम है तो इसे भी नोट करो, कुछ नहीं छोड़ना। सुन लो, एक तो भारत सरकार है, भारत सरकार, एक आरबीआई, आरबीआई नाम सुना, इसे सुन के बड़े हो रहे हो भाई। उसके बाद इन दोनों के बीच में ना एक एग्रीमेंट हो रखा है, समझौता। 2 घंटे तो निपट जाते हैं। आरबीआई, भारत सरकार और आरबीआई ना दोनों के बीच में समझौता हो रखा है। उस समझौते को हम पता क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब पता क्या हो, इसका मतलब कि जो महंगाई की दर है ना वो एक सीमा को पार नहीं करनी चाहिए। और समझौता पता क्या हुआ था, ये हुआ था कि जो महंगाई की दर है ना वो 4% होनी चाहिए। कितने परसेंट, 4% प्लस माइनस 2 हो सके। प्लस माइनस 2 होने का मतलब पता क्या हो, क्या तो 4% तो तुम नीचे जा सको या उस 2% ऊपर जा सको। अगर 400 ऊपर चले गए ना, भारत सरकार के बीच में होता है भारत, तो 4 में 2 जोड़ेंगे बैठेगा 6। अगर 6% तक तो मान लेंगे ठीक ठाक। अगर 6% को अगर पार करेगी महंगाई की दर, समझ जाओ देश के अंदर महंगाई तेजी के साथ बढ़ने वाली है। आया समझ, वर्तमान समय चेक कर लेना। और ये सारा काम पता किसका हो, सीपीआई का हो, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें बताया जा हर साल ये आंकड़े जारी करे जा। सीपीआई आंकड़े जारी करती है, पता किस चीज़ के आंकड़े जारी करती है, ये आंकड़े जारी करती है किसके, महंगाई की दर के, हर महीने वाइज जारी हो। तो जाकर देख लेना इसका जो महंगाई की दर है कितनी चल रही है। अगर वो 4% से ज़्यादा चली गई, 4% से 3 से लेकर 4% के बीच में हो तो बहुत अच्छा माना जा। इससे बेस्ट कुछ नहीं है। 4% ज़्यादा अगर ज़्यादा दिक्कत खड़ी हो रही तो 4% से ऊपर, 4 से 5, 5 से 6 तो जिस दिन ऊपर चली गई ना, समझ जाओ देश के अंदर महंगाई जबरदस्त वाली महंगाई है। समझ में बात है। अगर उसके बाद यहाँ 2% है, 2% से फिर नीचे उतर रही, 3% से नीचे उतर गई, नहीं समझ जाओ जा सके, तो इसका मतलब देश कभी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अगर नीचे चली गई तो महंगाई, देश ग्रोथ नहीं कर पाएगा, कठिनाई पैदा हो जाएगी। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं।
तो इस पर एक बैरियर लगाया गया, बस एक डेड लाइन खींच दी गई, ये लाइन खींच दी गई, देखो ये लाइन खींच दी गई कि जो महंगाई की दर है, नहीं महंगाई की दर है, ये महंगाई की दर 4% होनी चाहिए, इधर जाओगे तो -2, इधर जाओगे तो +2, आया समझ में, इतना बता देगा, एक सीमा निर्धारित कर दी गई, इतना बताओ, मुझे समझ में आया नहीं। अगर 90 दिनों तक, लगभग 3 महीने तक, कितने दिन तक, भारत सरकार क्या कहती है, भारत सरकार कहती है, सुनो भाई आरबीआई, अगर 90 दिनों तक, आरबीआई कहती है भारत सरकार, सुनो, अगर 90 दिनों तक, कितने दिन तक, 90 दिनों तक अगर लगातार महंगाई की दर इस सीमा को पार करके चली जा, 4% को, आए समझ में, या 6% को पार कर जा, या फिर 2% से नीचे उतर जा, तो आरबीआई है ना, आरबीआई को लिखित में नोटिस जवाब देना पड़ेगा, आए समझ में, लिखित में जवाब देना पड़ेगा, क्या कारण है बताओ। इसका मतलब है भारत सरकार की जो मौद्रिक, भारत सरकार के जो केंद्रीय बैंक, उसकी एक नीति हो, उसको बोल रहे मौद्रिक नीति, इंग्लिश में बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, वो जो पॉलिसी बनाई गई ना आरबीआई के द्वारा, वो अच्छी तरह काम नहीं कर रही, वर्क नहीं कर रही, अगर वो महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा आरबीआई, समझ में आया बात है, उसे जवाब देना पड़ेगा, इतनी बात बताओ समझ में आई। इसी चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी, इसी चीज़ को लेकर विवाद रहता है भारत सरकार और आरबीआई के बीच में, ठीक, इनके बीच में कौन कौन सा मुद्दे रहे उन पर तुम्हें पढ़ाऊंगा, जब आरबीआई के बारे में पढ़ाऊंगा, बैंकिंग व्यवस्था में पढ़ाऊंगा। अभी मैं इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो पहले मैं मोटे मोटे तरीके से बता देता हूँ, खास खास बातें बीच में ही बोलूँगा, ठीक, और क्लियर भी होता तुम्हारा आराम से हो क्या रहा है इसमें। तो ये आरबीआई की एक लिमिट है ना, उसको फिक्स कर दी गई, और ये भारत सरकार हमारी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद इधर साइड में क्या है हमारा आरबीआई, आरबीआई। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना, ये बता किस पर काम करती है, ये काम करती है ग्रोथ थ्योरी पर, किस पर, ग्रोथ थ्योरी पर, ठीक, और जो आरबीआई ने काम करता इन्फ्लेशन थ्योरी पर। ये बात तो दिमाग में धारण कर रखनी अच्छी तरह, यूपीएससी हिंदी सवाल बना ले, याद रखना, इन्फ्लेशन थ्योरी पर। समझे, अब बताओ, जो आरबीआई, बात तो करो सुन लो, आरबीआई कब काम करती, कौन सी थ्योरी पर काम करती है, और जो भारत सरकार है, अच्छा ग्रोथ थ्योरी पर, तो भारत सरकार ग्रोथ थ्योरी पर काम करती हो। अगर महंगाई की दरें बढ़ रही होगी, घट रही होगी, तो जवाब किसे देना होगा, अगर देश के अंदर आर्थिक समृद्धि नहीं प्राप्त हो पा रही, देश के अंदर जीडीपी घट रही, आया समझ में, जीडीपी, देश का जीडीपी घटता चला जा रहा, बढ़ नहीं रहा, विकास नहीं हो रहा देश के अंदर, जवाब किसे देना होगा, भारत सरकार, ठीक। जो भारत सरकार की जो नीति हो ना, उसे बोल रहा हूँ राजकोषीय नीति, यही पढ़ना हम अगले वाले चैप्टर में आएंगे, जब हम इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे वाले। अब जब आरबीआई है ना, जो आरबीआई है, अगर वो उनकी जो नीति हो, उसे बोलते हैं मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, यही पढ़ना मैं, यही 2 महीने चलेगा सब, ऐसा करके फिर इंडियन इकोनॉमी समाप्त, ऐसा करके इंडियन इकोनॉमी समाप्त, यही पढ़ना मैं कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी वो कैसा काम करती है, और जो भारत सरकार की जो ग्रोथ थ्योरी वो कैसे काम करती है, दोनों के बीच में क्या क्या बैलेंस है, ये हमारा चला इसका, तो समझ में आया बात है, कोई दिक्कत। लेकिन एक ही बात याद रखियो, अगर महंगाई की दर 6-7% को क्रॉस करते चली जा रही, 6-7% बनी हुई 3 महीने तक लगातार 6-7% बनी, समझो देश में संकट। और ये तुम सब कहाँ देख सकते हो, सीपीआई का आंकड़ा देख सकते हो, सीपीआई का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये जारी होते हैं, आंकड़े जारी होते हैं हर महीने, तुम देख सकते हो। और वर्तमान समय गूगल पर जाकर देखना महंगाई की दर कितनी बनी हुई, समझ में आई बात है, ठीक। एडिटोरियल में यही सब चीज़ें बताई जाए। अब जो इन्फ्लेशन वाला टॉपिक आ गया ना भैया, अब ये आरबीआई वाला आ गया, अब तुम इसे इग्नोर नहीं करने के, महंगाई तो लेकर कुछ भी आने वाला इग्नोर नहीं करने के, अब थोड़ा दिलचस्पी लेकर पढ़ोगे, समझ में आया बात है, इतनी बात बताओ समझ में नहीं। इसी के बाद कल हम अपनी कहानी स्टार्ट करेंगे। अच्छा हिंदी के न्यूज़पेपर देखे तुम ना, एक बात और बता दो मुझे जरा, अगर महंगाई की दर 4% से ज़्यादा, महंगाई 4% से ज़्यादा, ठीक, सुन लो, अगर महंगाई की दर 4% से ज़्यादा, तो बताओ ग्रोथ में कैसा संबंध होगा, महंगाई और ग्रोथ में कैसा संबंध होगा। एक तो महंगाई हो और एक हो ग्रोथ, दोनों में सीधा संबंध होगा नहीं होगा, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती चली जाएगी ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी, आया समझ लो। तो महंगाई ग्रोथ में कैसा संबंध होगा, सीधा संबंध, ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी, ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी, आया समझ लो। तो महंगाई ग्रोथ में कैसा संबंध होगा, महंगाई और ग्रोथ में कैसा संबंध होगा, एक तो महंगाई हो और एक हो ग्रोथ, दोनों में सीधा संबंध होगा नहीं होगा, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती चली जाएगी ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी, आया समझ लो। तो महंगाई ग्रोथ में कैसा संबंध होगा, सीधा संबंध,
अगर महंगाई की दर किससे ज़्यादा होगी, 4% से ज़्यादा। कैसे ज़्यादा होगी, 4% से ज़्यादा। इतनी बात बता, मुझे बात समझ में ही नहीं है। लेकिन पता कभी क्या होगा, अब महंगाई तुम बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे, एक दिन ऐसा होगा ग्रोथ नहीं होने की। अब बताओ, इतनी महंगाई कर दी तुम ना, वस्तुएं आम आदमी की पहुंच तो बाहर चली जाएगी, और जब बहुत पहुंच तो बाहर चली जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। इसलिए हिंदी वाले जो अखबार है ना, इंग्लिश वाले अखबार तो मुझे बुरे लगे, हिंदी वाले अखबार पता कितना मस्त हेडलाइन लिख, ऐसे लिख, जो महंगाई था ना, महंगाई था वो ग्रोथ को खा गया। कितना अच्छा लगा पड़ेगा, समझ गया ना तुम, महंगाई ग्रोथ को कैसे खागा, महंगाई ग्रोथ को खा गया, महंगाई, पता लग गया महंगाई ग्रोथ को कैसे। इतनी महंगाई कर दी, इतनी महंगाई कर दी, वस्तुएं आम आदमी की पहुंच से बाहर होगी। जब आम आदमी की पहुंच से बाहर होगी, होनी चाहिए थी ग्रोथ, महंगाई तो हम इसलिए कर रहे थे ना ताकि ग्रोथ हो जा। इतनी महंगाई बढ़ा दी, 6%, 7%, 7%, 8%। तो दैनिक जागरण में पता क्या लिखता, पढ़ने में पूरा मजा, वो महंगाई ग्रोथ को खा गया। और क्या भाषा लिखी है, गजब की भाषा। तो महंगाई ग्रोथ को ऐसा खा गया, चाहे कुछ भी बोल रहे, समझ में आया नहीं कि महंगाई ग्रोथ को कैसे खा गया, क्योंकि महंगाई की दर 6-7% तो फालतू बनी हुई। क्या हुआ, क्या हुआ, इतनी बात बताओ, समझ में आई। ठीक, इसके बाद कल हम अपनी कहानी आगे बढ़ाएंगे कि कल हम क्या सीखने वाले। ठीक, अभी हमारा टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अभी मैं बड़ा इंडियन इकोनॉमी पढ़ाने के लिए ना अपना फाउंडेशन तैयार कर रहा हूँ। ठीक, अभी मैं कह रहा हूँ कि आपका फाउंडेशन ही बहुत तगड़ा हो।